साइड स्टोरीज की शुरुआत होती है और हमें ड्यूक एस्लान का मेंशन दिखा जाता है। तो तब वहां पर लेडी जुआना, हमारा कालीतूस, ड्यूक और सब लोग ही थे। तो तब जुआना कहती है, माई लेडी, आज तो आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और हमारी हीरोइन वो वेडिंग ड्रेस में थी, उसकी सच में एटल से शादी हो रही थी। लेकिन तब स्माइल करते हुए कहती है, थैंक यू सो मच जुआना। और वो तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। लेकिन कालीतूस कहता है, तुम तो इस ड्रेस में बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो बुशी टेल। तो उसका फादर भी कहता है, तुम गॉर्जियस लग रही हो, बिल्कुल एक छोटे से स्नोफ्लेक की तरह। तो कालीतूस कहता है, स्नोफ्लेक? अच्छा, तो तुमने ये ड्रेस इसलिए चुना क्योंकि तुम्हें स्नोई नॉट की याद आ रही थी, है ना? तो ड्यूक कहता है, बिल्कुल मेरी बेबी, वो तो नॉट की एक शेप शिफ्टर है ना। तो हमारी हीरोइन कहती है, कम ऑन, आप दोनों को पता है ना कि वेडिंग ड्रेस वो व्हाइट ही होता है। लेकिन वहां पे फ्रेडरिक कहता है, माय लेडी, मुझे लगता है कि आप शादी करने में थोड़ी जल्दी कर रही हैं। अभी तो आप अडल्ट बनी हैं, आप अभी से शादी कर रही हैं। तो पीछे से कालीतूस भी कहता है, बिल्कुल ये सारी गलती उस रेप्टाइल की है, ना वो मेरी बहन को प्रपोज करता और ना ये सब कुछ होता। तो जुआना भी कहती है, मैं जानती हूँ, मुझे तो कल की बात लग रही है जब ये बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची थी। तो ड्यूक कहता है, ये तो मेरे लिए अभी भी मेरी छोटी सी बेबी है। लेकिन हमारी उन कहती है, कम ऑन, आप सब लोग बंद कर देना, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मेरी शादी हो रही है। तो जुआना कहती है, लेकिन माई लेडी, मैं कैसे भूल सकती हूँ, जिस वक्त आप नॉर्थ में आई थी ना, तो अपने छोटे से क्लोक में, अपनी छोटी सी बॉडी में आप तो बिल्कुल छोटी सी लग रही थी। तो फ्रेडरिक भी कहता है, बिल्कुल वो ठीक कह रही हैं, और तब तो आप बहुत ज्यादा ब्रेव लग रही थी, लेकिन अब तो आपकी शादी भी हो रही है। तो हमारी कहती है, ये तो बहुत लंबे अरसे पहले की बात है। लेकिन तभी दरवाजे में दस्तक होती है, कोई कहता है, माई लेडी, आपकी एंट्रेंस का टाइम हो गया है। तो हमारी कहती है, अच्छा, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। लेकिन तभी वेन भागता हुआ उसके पास आता है, वो कहता है, रुके माई लेडी। हमारी कहती है, वेन? वो कहता है, कांग्रेचुलेशन आपकी शादी के लिए। वो कहती है, वाओ, तुम तो सच में अब रोने लग गए हो, लेकिन तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तो तब वेन हिचकिचाते हुए कहता है, माय लेडी, मैं बस आपको जस्ट इन केस बता रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ आप अपनी शादी में खुश रहें। लेकिन अगर चीजें आप दोनों के दरमियान अच्छी ना हुई ना, तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने एक ऐसी इन्वेंशन की है जिसकी वजह से एक इंसान बिना किसी ट्रेस के गायब हो सकता है। बस मुझे बता दीजिएगा अगर किंग आपके साथ अच्छा सलूक ना करें। तो हमारन कहती है, वेन, तुम्हें ये सब कुछ इन्वेंट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तब थोड़ी देर बाद वो वेडिंग ड्रेस में आगे बढ़ रही थी और वहां पर दरवाजे के सामने कुछ सर्वेंट्स खड़े थे। लेकिन तब अपने फादर के साथ दरवाजे के सामने खड़ी थी। वो सोचती है, आखिर हर कोई एटल पे अटैक क्यों कर रहा है? मुझे पता है कि एटल कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन इतना जेंटल वेन, वो भी ऐसी बातें कह रहा है, इतनी डरावनी। तो तभी दरवाजा खुलता है और एटल सामने खड़ा था। वो सोचती है, जिस एटल को मैं जानती हूँ ना, वो तो कभी भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और एटल अपने वेडिंग ड्रेस में वो भी बड़ा प्यारा लग रहा था। और तब एटल जैसे ही बेटी को देखते हैं ना, वो तो ब्लश करने लग गया था। लेकिन वो सोचती है, एटल कभी भी मेरी तरफ सख्त नजर से नहीं देखेगा, वो तो मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। और तब ड्यूक और हमारी बेटी वो हॉल में एंटर होते हैं और उनके सामने जो फूल फेंक रहा था ना, वो कोई और नहीं, वही व्हाइट स्क्विरल थी। तो हमारा सोचती है, एनीवेज, लगता है हर कोई मेरे बारे में बहुत ज्यादा फिक्र करता है, इसी वजह से उनको इतनी फिक्र हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं। तभी उसकी तरफ कोई बढ़ रहा था। तो जब बेटी वहां पर देखती है तो एटल खुद ही उसके पास आ गया था। हमारन कहती है, क्या? वो कहती है, एटल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें वहां खड़े होकर इंतजार करना था। वो कहता है, सॉरी, तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, तो मैंने नोटिस नहीं किया, मेरे पाँव खुद ही चलने लग गए। तो वहां पे लड़कियां वो कहती है, ओ माय गुडनेस, किंग तो उनके प्यार में बिल्कुल डूबे हुए हैं। लेकिन तब हमारा हीरो, उसके तो कान भी बाहर आ गए थे। वो कहता है, क्या मैं वापस चला जाऊं? लेकिन हमारे हीरो और ड्यूक दोनों शौक हो गए थे। लेकिन हमारी हीरो उसको कहती है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलो यहाँ से इकट्ठे चलते हैं। वो कहता है, सच में? लेकिन ड्यूक को तो गुस्सा आ रहा था कि मेरी बेटी को मैंने लेके जाना था वहां तक, लेकिन ये बदतमीज रेप्टाइल। लेकिन उसके सामने कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे हमारी बेटी की बड़ी फिक्र थी। लेकिन तब सब लोग तालियां बजा रहे थे और हमारी बेटी और एटल वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो तभी हमारा हीरो कहता है, स्टार? वो कहती है, हाँ। तो एटल कहता है, थैंक यू सो मच मुझसे शादी करने के लिए। तो हमारी हीरो उसको देखती है, वो कहती है, आखिर तुम मुझे अभी थैंक यू क्यों बोल रहे हो? एटल, मुझे लगता है तुम्हें कोई चीज भूल गई है। और वो व्हाइट स्क्विरल वहां पे फूल फेंकी जा रही थी। लेकिन बेटी कहती है, मैं तुमसे शादी कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। और तुम तो ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें पहले कभी बताया ही नहीं है। तो एटल वो सोचता है, स्टार ने अभी मुझे बताया वो मुझसे प्यार करती है। और तब उसके बालों में भी हार्ट बन गया था। लेकिन तब उसके दिल में तो बाजे बज रहे थे। तो तब वो बेचारा, उसकी आंखों में तो आंसू आने लगते हैं। हमारी कहती है, क्या? वो अपनी आंखें साफ कर रहा था। तो हमारी कहती है, एटल, तुम रो रहे हो? वो कहता है, हाँ।
मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझे बताया तुम मुझसे प्यार करती हो। तो बेटी कहती है क्या? वो कहती है मैंने तुम्हें पहली बार तो नहीं बताया, कितनी बार बता चुकी हूँ। तो एयरटेल कहता है लेकिन पहली बार हमारी शादी पे तुम ये कह रही हो ना। तो हमारी कहती है ऑफ कोर्स, क्योंकि आज हमारी शादी है ना। लेकिन तब हिस्ट्री में पहली बार कोई दूल्हा अपनी शादी पे रो रहा था। और तब थोड़ी देर बाद हमें आफ्टर पार्टी का सीन दिखा जाता है। तो तभी वहां पर कोई शैंपेन का ग्लास उठाता है। तो वो लड़की कहती है ओ तो क्या ये शैंपेन है? तो हमारी हीरोइन और एयरटेल भी साथ ही खड़े हुए थे। तो वो लड़की शैंपेन पीते हुए कहती है ये तो बड़ी रिफ्रेशिंग है। तो हमारी हीरोइन उसको देख रही थी और उसके कान खड़े हो गए थे। वो कहती है मुझे लगा था कि ये स्मूथ नहीं होगी लेकिन ये तो कितनी औसम है। तो हमारी हीरोइन कहती है एयरटेल तुमने सुना? तो एयरटेल भी वही शैंपेन पी रहा था। वो कहती है सब लोग जिस शैंपेन में मैं काम कर रही थी ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। लगता है कि ये भी शॉप पे बहुत जल्द बिकेगी। और ये तो बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि ये हब्स पे बेस्ड थी, लेकिन ऐसा लगता है लोगों को ये पसंद आ रही है। तभी उसको लगता है कोई इसकी तरफ घूर के देखी जा रहा है। तो हमारी कहती है मुझे लगता है कि ये शैंपेन भी बड़ा अच्छा बिजनेस करेगी। लेकिन तभी वहां पर देखती है, वो सोचती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुसलसल मुझे घूर के देख रहा है। और वो कोई और नहीं एयरटेल ही था जो कि उसको बड़े प्यार से देख रहा था और ब्लश भी कर रहा था। वो कहती है एयरटेल तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो एयरटेल कहता है तुम तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लग रही हो, हालांकि हमारी शादी पे बिजनेस की बात कर रही हो। तो वो कहती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। लेकिन वो सोचती है अभी मैं इस बारे में सोच रही हूँ। तो पूरी सेरेमनी के दरमियान भी एयरटेल मुझे देखता रहा था। और जब हम लोग बाहर गए थे ना तब भी ये पूरा वक्त मुझे देखता रहा था। लेकिन अभी भी एयरटेल मुझे बड़े प्यार से देख रहा है। मुझे लगता है कि वो ड्रिंक कर रहा था लेकिन उसकी नजर वो तो बड़ी इंटेंस लग रही है। तो तभी वहां पर सब लोग को देखती है। वो सोचती है अभी तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रात को जब हम अकेले होंगे तब क्या होगा? वो इमेजिन करके ही ब्लश करने लग गई थी। वो सोचती है मुझे तो बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है, आखिर क्या होगा? और तब हमें डायरेक्टली रात का सीन दिखा जाता है। तो तभी एयरटेल कहता है स्टार, और वो नहा के निकला था। वो कहता है तुम यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो? तो हमारी और वहां पर देखती है। वो कहता है आज का दिन तो बहुत ज्यादा थका देने वाला था, तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए। लेकिन तब वो बाथरूम में था। तो हमारी कहती है एयरटेल तुमने ये क्या कपड़े पहने हुए हैं? वो कहता है मैं अभी नहा के निकला हूं ना इसीलिए। लेकिन क्या तुम्हें ये कपड़े पसंद नहीं आए? तो बेटी कहती है नहीं नहीं मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था। तो तभी वो सोचती है ओ माय गॉड, आखिर एयरटेल पूरा दिन मुझे ऐसे क्यों घूरता रहा था और वो तो मुझे बड़े प्यार से देख रहा था। लेकिन इस वक्त भी मैं एयरटेल के साथ अकेली हूँ, आखिर ये चीजें इतनी ऑकवर्ड क्यों हो गई हैं? वो सोचती है और आखिर मैंने जो बुक कुछ दिनों पहले पढ़ी थी वो मेरे दिमाग में अभी क्यों आ रही है? तो तभी उसे याद आता है जब कुछ दिनों पहले वो कोई बॉक्स ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वहां पर एक बुक वो सामने थी। वो सोचती है कि यार ये बुक किस बारे में है? लेकिन जैसे वो उस बुक को खोलती है ना वो कहती है मैं मिड से शुरू करूंगी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। लेकिन वहां पे मेन कैरेक्टर्स का जिक्र था। और उसके बाद वो जब आगे बढ़ती है वो कहती है कि यार आखिर ये यहाँ पर किसने रखी? और वो बुक एक अडल्ट रोमांस के बारे में थी जो कि 19+ था। तो वो सोचती है मुझे वो याद करके ही बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है, आखिर मैंने वो बुक पढ़ी क्यों थी? लेकिन तभी एयरटेल उसके पास होता है। वो कहता है स्टार। तो हमारी कहती है हाँ क्या हुआ? वो कहता है तुमसे तो बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही है, मुझे लगता है कि तुम्हारा परफ्यूम बहुत ज्यादा अच्छा है। और तब उसके करीब होता है। लेकिन हमारी हीरोइन वो तो घबरा गई थी। वो कहती है अच्छा पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये सेंटेड ऑयल होगा जो मेड्स ने मुझे लगाया था। तो वो उसके पास वो कहता है अच्छा सेंटेड ऑयल। लेकिन तभी वो उसके बालों की लिट पकड़ते हुए कहता है इसी वजह से तुम्हारे बाल इतनी अच्छी स्मेल कर रहे हैं। और उसके बालों पे किस करता है। लेकिन हमारी हीरोइन तो ब्लश करने लग गई थी। वो कहती है क्या? और तभी वहां से जाते हुए कहती है असल में मुझे लगता है अभी हमें सोचना चाहिए। लेकिन तभी उसका हाथ पकड़ता हुआ कहता है एक मिनट रुको, तुम जरूर थक गई होगी ना, तो तुम्हें बेड तक मैं खुद ले जाता हूँ। और तभी उसको उठा लेता है। लेकिन हमारी कहती है मैं खुद चल के जा सकती हूँ। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। तो हमारी बेटी वो सोचती है सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा उस बुक में लिखा हुआ था। सबसे पहले उसने उसके बालों की लिट को पकड़ा और उस पर किस किया, लेकिन उसके बाद उसको बेड में लेके गया था। लेकिन इसके बाद जो होने वाला है तो तभी एयरटेल वो उसको बेड पे लेटा देता है। तो हमान कहती है क्या? वो कहता है क्या पिल्लो इतना ठीक है? मुझे लगता है कि तुम्हें आराम से सो जाना चाहिए। वो कहती है सच में? वो कहती है हाँ ये परफेक्ट है। लेकिन वो सोचती है मैं क्या सोच रही थी, एयरटेल तो बस मेरी देखभाल कर रहा था। तो एयरटेल कहता है मैं वहां बैठ के बुक पढ़ लूंगा तो तुम आराम से हो जाओ, ठीक है? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। वो कहती है सच में? लेकिन तब वो कहती है एयरटेल एक मिनट रुको सही, मैं बिल्कुल भी थकी हुई नहीं हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरे साथ ही लेट जाना चाहिए। लेकिन तभी एयरटेल उसकी बात सुनकर ब्लश करने लग गया था।
तो उसके पास बैठते हुए कहता है स्टार। हमारून कहती है हाँ। वो कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, और तब उसके करीब हुआ था। तो हमारी सोचती है कि एयरटेल फिर से मुझे वैसे ही देख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन तभी एयरटेल कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। तो हमारून कहती है क्या मतलब तंग नहीं करेगा। लेकिन तभी एयरटेल आगे होता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और उसके बाद उसके गालों पे किस करता है। लेकिन हमारी बेटी वो तो बहुत ज्यादा शौक हो गई थी, लेकिन तभी वो आगे होता है और उसको किस करता है। तो तब हमारी सोचती है मैंने इसको पहले किस किया था, लेकिन अब ये इतना ज्यादा ऑकवर्ड क्यों लग रहा है। और तभी बहुत ज्यादा एम्बेरस होकर उसके कान पे बाहर निकल आए थे और वो तो ब्लश कर रही थी। तो एयरटेल उसको देखता है, वो कहता है क्या। लेकिन तभी उसकी हंसी निकल आई थी। वो कहता है तुम इतनी चौंक गई थी कि तुम्हारे कान भी बाहर निकल आए हैं। वो कहती है हंसो मत, ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, ठीक है, मेरा मजाक मत उड़ाना। वो कहता है ठीक है मैं मजाक नहीं उड़ाता, मुझे माफ करना, ये सारी मेरी गलती है। और इसी वजह से अब मैं अपनी क्वीन को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और तब वो फिर से अपना क्वालिटी टाइम गुजारते हैं। लेकिन हमारी बेटी वो उसी को देखी जा रही थी। वो कहती है एयरटेल। तो एयरटेल कहता है बेटी आई लव यू। और उसके बाद हमारी हीरोइन दिल में सोचती है स्क्विरल कॉन्स्टलेशन, अगर आप मुझे सुन रहे हैं ना तो प्लीज एयरटेल को थोड़ा कम हैंडसम बना दे। एयरटेल का इतना सारा हैंडसम होना मेरे दिल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और तब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखा जाता है जब हमारी बेटी वो सो के उठती है। वो कहती है कितने दिन हो गए हैं जब से मैं इसी कमरे में बंद हूँ। तो एयरटेल उसके लिए पोषण टी लेकर आया था। वो कहता है ये लो तुम्हारी वर्मेट पोषण टी। वो कहती है ये सारी तुम्हारी गलती है एयरटेल, आखिर तुम इतने दिनों तक मुझे कमरे में बंद करके कैसे रख सकते हो। और जब हम खाना खाने के लिए भी जाते थे ना तब भी तुम मेरे साथ चिपके ही रहते थे। वो कहता है सच में स्टार में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन उस वक्त उदास होते हुए कहता है मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। लेकिन तब उसके हाथ से वर्मा टी लेते हुए पीते हुए सोचती है मैं तो इससे बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, आखिर थकी हुई मैं ही क्यों, एयरटेल तो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा। और ये तो जब मैं सो जाती हूँ ना तो पता नहीं रात को छुपके से कहाँ चला जाता है, इसकी तो मुझे समझ नहीं आती। तो हमारा आइडल कहता है मेरी क्वीन तो बहुत ज्यादा अपसेट है, कितनी बुरी बात है ना, मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था ताकि तुम्हें अच्छा महसूस करवा सकूं। वो कहती है एक गिफ्ट। तो आइडल कहता है बिल्कुल, और वहां पे एक डॉक्यूमेंट था। वो कहता है ये हमारी मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए गिफ्ट है। हमारून कहती है लेकिन हमने पहले ही वेडिंग गिफ्ट एक्सचेंज कर लिए थे। वो कहता है नहीं नहीं वो तो कुछ भी नहीं था, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैंने ये सब कुछ पहले प्लान किया हुआ था और इसीलिए कुछ दिनों से मैं इसी पे काम कर रहा था। तो हमारी हीरोइन सोचती है इसी वजह से ये रात को छुप के कहीं जाता था। लेकिन जब उस डॉक्यूमेंट को देखती है ना वो कहती है क्या एयरटेल इसका क्या मतलब हुआ। वो कहता है इसका वही मतलब है जो लिखा हुआ है, क्योंकि अब असलान डची सेल्फ गवर्नमेंट पे चलेगी। इसका मतलब है एसम किंगडम की अथॉरिटीज वो कभी भी असलान डची पे लागू नहीं होंगी और आप ड्यूक असलान वो रूलर होंगे सेल्फ गवर्निंग डची के। और इस तरह से होली एम्पायर जो कि अपने आप पे गरूर करता था ना कि वो पूरे कॉन्टिनेंट का इकलौता एम्पायर है, उसकी ग्लोरी वो तो बहुत लंबे अरसे पहले ही खत्म हो गई और अब से एस्टम पूरे कॉन्टिनेंट का इकलौता एम्पायर होगा। एसलान तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है ना, तो इसी वजह से मैंने इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी। क्या तुम्हें ये पसंद आया। तो हमारून कहती है एयरटेल मुझे ये बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच, ग्रेट, अब तो अच्छा हो गया, फिर तो हमें चलना चाहिए। वो कहता है क्या चलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हम कुछ दिनों बाद जाएं तो अच्छा रहेगा। वो कहती है क्या बात कर रहे हो एयरटेल, मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहती हूँ, मैं तो खुद जाके उनको कंग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ। वो कहता है ठीक है, लेकिन हमारी बेटी कहती है मैं खुद जाके देखूंगी कि सेल्फ गवर्निंग डची वो कैसी चल रही है। और उसके बाद डायरेक्ट हमें कुछ दिनों बाद एस्लान डची दिखाई जाती है जब हमारी हीरोइन और हीरो वहां पे पहुंच चुके थे। लेकिन हमारी हीरोइन जब वहां पर उस फ्लैग को देखती है वो कहती है वाओ, और उसके साथ व्हाइट स्क्विरल भी थी, लेकिन उस फ्लैग के ऊपर एक स्क्विरल और 2 लाइन बने हुए थे। वो कहती है ये फ्लैग तो बहुत बड़ा है ना, ये तो कैपिटल से भी कोई देख सकता है। लेकिन तब वो लोग दरवाजे के बाहर पहुंच चुके थे। तो हमारी उन सोचती है अगर उनको मेरी इमेज बनानी थी तो कम से कम मुझे थोड़ा खतरनाक तो दिखाते ना, मेरे दांत भी दिखाते ताकि लोग को मुझे डर लगता। लेकिन तभी वहां पे दरवाजा खुलता है और कोई कहता है माई बेबी, और वहां पे ड्यूक, कारितूस, फ्रेडरिक, जुआना और बाकी सारे थे। वो कहते हैं हम आपका इंतजार कर रहे थे माई लेडी। तो उसका भाई भी कहता है वेलकम बैक बुशी टेल, और सब लोग उसके पास आ गए थे। हमारी कहती है सब लोग कैसे है, क्या सब लोग ठीक है। तो कालितूस कहता है बिल्कुल, यहाँ पर तो सेल्फ गवर्निंग डची की वजह से काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी हम लोग ठीक है। तो वो लोग तो चिटचैट किए जा रहे थे, लेकिन हमारा हीरो तो पीछे खड़ा था। तो वो स्माइल करते हुए सोचता है स्टार यहाँ पर आकर कितनी खुश लग रही है ना, मुझे अच्छा लगा कि मैं उसको यहाँ पर ले आया। तो फ्रेडरिक कहता है और मजेस्टी
मुझे लगता है कि मैं आपको लेडी शुभ के रूम में ले जाता हूँ, ठीक है। वो कहता है 1 मिनट रुको, ये सारे बैग स्टार, इन बैग्स का हम क्या करें। लेकिन तभी ड्यूक उसको अंदर लेके जा था, तो वो कहता है चलो ना, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। वो कहती है रुके सही, एडल को तो हमारे साथ आने दे। तो कालीतूस कहता है इट्स ओके, उस रेप्टाइल को बाहर रुकने दो, हाइबरनेट करने दो। तो तभी वो लोग दरवाजा बंद करके वहां चले गए थे, लेकिन पीछे फ्रेडरिक और हमारा एटल था। तो फ्रेडरिक कहता है मुझे माफ कीजिएगा योर मैजेस्टी, लेकिन वो तो परेशान हो गया था। तो हमारा एटल कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी तक तो मुझे इस ट्रीटमेंट की आदत हो चुकी है। और तब हमें शाम के वक्त का सीन दिखा जाता है। तो हमारी बेटी तो अपने कमरे में आके बड़ी खुश थी। वो कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो एटल कहता है क्या तुम अपने घर आकर इतनी खुश हो। वो कहती है बिल्कुल, मेरे डैड ने मेरे रूम को वैसे ही रखा है जैसे मैं छोड़ के गई थी, ताकि मैं कभी भी आ सकूं। और थैंक यू सो मच एटल, तुम जरूर किसी और जगह जाना चाहते होगे ना, लेकिन मेरी वजह से तुम नॉर्थ में आ गए। वो कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कहीं और भी जाना है ना तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें ले चलूंगा। तो हमारी उन कहती है कम ऑन, हम लोग कहीं भी जा सकते थे, लेकिन हम लोग पूरा हफ्ता कमरे में बंद रहे और हम लोग कई इलाकों में घूमने के लिए भी नहीं गए, और अब तुम कह रहे हो हम कहीं भी जा सकते हैं। वो कहता है स्टार, और वो तो ब्लश करने लग गया था। वो कहता है प्लीज यहाँ पर ऐसी बातें मत करो, अगर ड्यूक ने सुन लिया ना तो फिर मैं तो गया, और वैसे भी यहाँ पर तुम्हारी फैमिली के सामने मेरा इमेज वैसे भी अच्छा नहीं है। तो हमारी हीरो हंसते हुए कहती है सच में तुम्हें मेरे डैड से डर लगता है। वो कहता है नहीं नहीं, ड्यूक इस्लाम की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो 2 असैसिन है जो मेरी जिंदगी के पीछे है, और अगर उन दोनों को पता चल गया ना फिर तो मैं पक्का गया। और वो ड्यूक और कालीतूस की बात कर रहा था, क्योंकि हमारी बेटी के भाई और फादर उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। हमें रात के वक्त ड्यूक का महल दिखा जाता है, और तब बेटी और एटल वो तो आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी हमारी बेटी उसको कुछ एहसास होता है, और तब वो अपने ख्वाब में हवा में उड़ रही थी एक बार फिर से। तो तभी उसको आवाज आती है बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं लिटिल फ्रैगमेंट। तो वो सोचती है क्या ये आवाज। तो तब वहां पे स्क्विरल कॉन्स्टलेशन ही था, उसका एंसेस्टर। वो कहता है तुम कैसी हो। हमारी कहती है लॉर्ड कॉन्स्टलेशन। वो कहता है हाँ बिल्कुल मैं ही हूँ। तो हमारी बेटी तो देखती है, वो कहती है लेकिन ये जगह। वो कहता है ये वो स्पेस है जो तुम्हारी सबकॉन्शियस के अंदर है, और मैं तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि कमी का फेस सेरेमनी में मैं तुम्हें प्रॉपर फेयरवेल नहीं कह सका था। इसी वजह से मैंने अपनी सारी ताकत जमा की है आखिरी बार तुमसे मुलाकात करने के लिए। हमारी कहती है सारी ताकत, इसका मतलब है कि आप दोबारा कभी भी मुझसे मिलेंगे नहीं। तो वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम इतनी भी सैड मत हो, क्योंकि हम दोनों हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। हमारी कहती है सच में, लेकिन अगर हम लोग दोबारा मिल नहीं सकते तो दोबारा कनेक्टेड कैसे रहेंगे। वो कहता है अच्छा मुझे लगता है तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, वो बुक जो तुम्हारी पास्ट लाइफ में तुम्हारी फेवरेट थी, जो तुम बचपन से पढ़ती आ रही थी, मेमोयर ऑफ द मर्चेंट गिल्ड मास्टर, मैं उसी का ऑथर हूँ, देखो तो सही। तो हमारी कहती है सच में मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। वो कहता है बिल्कुल, और मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी ग्रेटनेस को बिना मेरे कहीं रिकॉग्नाइज कर लिया, तुम सच में मेरे डिसेंडेंट होने के वर्दी हो। तो हमारी कहती है इसका मतलब है हम दोबारा फेस टू फेस नहीं मिल सकते है ना। वो कहता है बिल्कुल, हम लोग चाहे फेस टू फेस ना मिल पाए, लेकिन बुक के जरिए हम लोग हमेशा कनेक्ट रहेंगे। और इसी वजह से थैंक यू सो मच, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की बेटी LD एस्लान। तो हमारी बेटी भी स्माइल करती है। वो कहती है लेकिन मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, आपकी वजह से मैं अपनी नई लाइफ में अच्छी जिंदगी गुजार पा रही हूँ, और अब तो सब लोग मेरे करीब है जो मुझे पसंद करते हैं, और मैं भी उनको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो स्क्विरल कॉन्स्टलेशन कहता है ग्रेटनेस अपने आप का खुद ही ख्याल रखती है, और मैं तुम्हारे लिए फाइनल गिफ्ट छोड़ के जा रहा हूँ जाने से पहले। जब तुम उठोगी ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। और उसके बाद वहां से गायब हो गया था। वो कहता है टेक केयर माई लिटिल फ्रैगमेंट। लेकिन तब हमें सुबह का सीन दिखा जाता है। तो हमारी हीरोइन वो अपनी स्क्विरल वाली फॉर्म में थी, और एटल वहां पे सोया हुआ था। वो सोचती है क्या मुझे लगता है कि ये ख्वाब था, लेकिन ये कितना रियल लग रहा था ना, क्या सच में लॉर्ड कॉन्स्टलेशन मुझे ऐसे छोड़ के चले गए। लेकिन तब अपने हाथों को देखती है। वो सोचती है मैं बीस्ट फॉर्म में क्यों हूँ, क्या मैंने शेप शिफ्ट की थी, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैं ह्यूमन फॉर्म में सोई थी, फिर भी मेरे स्क्विरल वाले हाथ इतने छोटे क्यों लग रहे हैं। तो तभी वहां पे शीशा था। वो सोचती है कुछ तो अजीब लग रहा है, मुझे जाके चेक करना चाहिए। तो वो कूद के शीशे की तरफ जाती है, लेकिन जैसे वो अपने आप को आईने में देखती है ना, वो कहती है क्या आखिर ये क्या, आखिर मैं बेबी स्क्विरल कैसे बन गई, मैं तो अडल्ट स्क्विरल थी ना, तो आखिर बेबी स्क्विरल कैसे बन गई।
तो हमारी बेटी बेचारी वो तो परेशान ही हो गई थी। वो सोचती है मैं तो बहुत ही ज्यादा छोटी बन गई हूँ। पहले मैं अडल्ट स्क्विरल थी, लेकिन जब मैं छोटी थी ना तब भी इतनी छोटी नहीं थी, लेकिन जब मैं बेबी स्क्विरल थी अब तो मैं बिल्कुल वो बन गई हूँ। लेकिन अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया? वो सोचती है अब मुझे ये मत बताना कि स्क्विरल कॉन्स्टलेशन ने बोला था मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ के जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो गिफ्ट ये था। तो तभी वो बेचारी रोने वाली हो गई थी। वो कहती है लॉर्ड कॉन्स्टलेशन, लेकिन तभी अटल की आंख खुलती है। वो कहता है क्या स्टार? तो हमारी बेटी उसको देखती है तो वो जल्दी से उछल के हमारे एटल के चेहरे पे कूद जाती है। वो कहती है एटल देखो ना मैं अचानक से ये बन गई हूँ। वो कहता है स्टार, लेकिन वो तो उसको बड़े प्यार से देख रहा था। वो सोचता है ये कितनी क्यूट और छोटी सी है, लेकिन हमारी बेटी तो कहीं जा रही थी, मैं क्या करूं? मैं तो वापस से शेप शिफ्ट भी नहीं कर पा रही। लेकिन एटल तो उसको बड़े प्यार से देख रहा था क्योंकि वो बड़ी क्यूट सी लग रही थी। तो हमारी उसको देखती है। वो कहती है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तो एटल कहता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मैं जाके ड्यूक और कार को बुला के लाता हूँ। और थोड़ी देर बाद जुआना, ड्यूक और कालीतूस आ गए थे। और ड्यूक तो अपनी बेटी को ऐसे देख के बड़ा खुश था। तो तब पीछे से जुआना भी कहती है मुझे यकीन नहीं होता। तो तब ड्यूक कहता है मेरी प्यारी बेबी वो सच में एक बेबी बन गई है। तो उसका भाई भी कहता है अब तो ये बिल्कुल छोटी सी बन गई है, मेरे हाथ से भी छोटी। वो कहती है मुझे तंग करना बंद करो कालीतूस। लेकिन वो कहता है देखा इसका टेम्पर अभी तक बिल्कुल वैसा ही है, इसका मतलब है सिर्फ इसकी अपीयरेंस छोटी हुई है, लेकिन ये दोबारा से इंसान ही बन सकती है ना? वो कहती है बिल्कुल। लेकिन तब ड्यूक उसका सर सहलाते हुए कहता है तुम तो बहुत डर गई होगी मेरी छोटी बच्ची। लेकिन तब हमारी हीरोइन उसको तो नींद आ रही थी। वो सोचती है पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तो तभी वो अपनी आंखें खोलती है। वो सोचती है मैं तो बस सो ही गई थी। तो ड्यूक कहता है बिल्कुल मेरी छोटी बच्ची, जब तुम छोटी थी ना तभी ऐसे ही किया करती थी। तो उसका भाई कहता है क्या जब ये छोटी थी? तो जोआना कहती है जी बिल्कुल, जब यंग लेडी इतनी छोटी सी थी ना तो तब वो मास्टर और मैडम के हाथों में आते ही सो जाया करती थी। और तब वो तो बड़ी क्यूट सी थी। और जब वो दोनों इनका सर सहलाते थे ना तो वो तो बिना कुछ कहे आराम से स्माइल करते हुए सो जाती थी और वो तो बड़ी क्यूट लगती थी। लेकिन तब उनका एंजेलिक फेस देखकर उनकी सारी की सारी थकन खत्म हो जाती थी। और ड्यूक और डचेस दोनों बहुत ज्यादा खुश थे अपनी बेटी के साथ। लेकिन तब प्रेजेंट में ड्यूक वहां पर अकेला था, उसने अपनी बेटी को उठाया हुआ था। वो कहता है ये बिल्कुल ठीक कह रही है, स्ताशा तो हमेशा कहती थी कि उसके दिन का ये बेस्ट पार्ट है जब हम तुम्हारे साथ होते थे। तो एटल ड्यूक को देखते हैं, वो सोचता है सच में? तो वो कहता है ठीक है, चूंकि मेरी वाइफ को नींद आ रही है तो हम लोग वापस से अपने कमरे में जाते हैं। तो प्लीज क्या आप मुझे मेरी वाइफ देंगे? तो ड्यूक बेटी को पीछे करते हुए कहता है वाइफ? तुमने बोला वाइफ? तो कालीतूस भी कहता है आखिर एक माइनर का स्पाउस कैसे हो सकता है? वो अब बिल्कुल छोटी सी बन गई है, तो हम उसे तुम्हारे साथ क्यों भेजे? तो एटल कहता है क्या? तो ड्यूक कहता है जब तक मेरी बेटी वापस से नॉर्मल हो जाती ना उसकी फैमिली उसकी देखभाल करेगी और उसको अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहिए। अब वो माइनर बन चुकी है। तो उसका भाई भी कहता है बिल्कुल रेप्टाइल, जाओ किसी और कमरे में जाओ, हम छोटी सी बेटी असलान को तुम्हारे साथ ही रहने दे सकते हैं जो कि एक अडल्ट है। और तब ड्यूक और कालीतूस उसको लेके जा रहे थे। तो ड्यूक कहता है मेरी प्यारी बच्ची मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगा। तो कालीतूस भी कहता है तुम्हें अकोन पसंद है ना, मैं तुम्हें अकोन दूंगा। लेकिन बेचारा हमारा एटल वो तो पीछे रह गया था। वो कहता है रुके सही, लेकिन वो दोनों वहां से निकल गए थे और पीछे जुआना और एटल ही थे। तो तब जुआना कहती है वो तो यंग लेडी को ले गए, मुझे माफ कीजिएगा। तो हमारा हीरो कहता है ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, लेकिन मेरी वाइफ को इतना छोटा देखकर ना मैं समझ सकता हूँ ड्यूक की फीलिंग्स क्या होंगी। तो जुआना कहती है जी। वो कहता है अगर मेरी भी इतनी छोटी सी प्यारी सी बेटी होती तो मैं कभी भी उसको खुद से दूर न जाने देता। इसी वजह से मैं चाहता कि वो हमेशा मेरे पास रहे और मैं उसका हाथ पकड़ के खड़ा रहूं, बिल्कुल आज की तरह। जैसे ड्यूक अपनी बेटी को देख रहे थे ना बिल्कुल वैसे ही मैं चाहता हूँ कि वो अपनी फैमिली के साथ ही रहे। तो आज के लिए मैं इस बात को इग्नोर कर दूंगा, मैं चाहता हूँ कि बेटी अपनी फैमिली के साथ ही रहे। लेकिन तब आधी रात के वक्त वो बेचारा कहता है मैंने ये सब कुछ कह तो दिया था, लेकिन ये तन्हाई खत्म ही नहीं हो रही और अब तो मुझे स्टार की इतनी आदत हो गई है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। वो बेचारा तो सो ही नहीं पा रहा था। वो कहता है बेटी के बगैर तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। लेकिन तभी खिड़की में दस्तक होती है, वहां पे हमारी बेटी थी। तो तब उसे जब आवाज आती है वो कहता है क्या? तो बेटी तो खिड़की में दस्तक दिए जा रही थी। वो कहती है दरवाजा खोलो एटल। तो एटल कहता है स्टार। लेकिन तभी वो खिड़की के पास आता है। वो कहता है तुम यहाँ पर कैसे आ गई? वो कहती है थैंक गुडनेस, चलो तुम तो कम से कम यहाँ पर हो। लेकिन तब उसको चादर उड़ाते हुए कहता है तुम यहाँ पर क्यों आ गई? तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं थी? रात तो बहुत ज्यादा ठंडी है। वो कहती है नहीं एटल मेरी बात तो सुनो। वो बेचारी तो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी।
लेकिन तब एयरटेल उसको बेड पे ले आया था। तो तब हमारी बेटी तो बार बार अपनी स्क्विरल वाली लैंग्वेज में बताई जा रही थी, जैसे मैं छोटी हो गई हूँ ना तो सब लोग मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी एक अडल्ट हूँ। लेकिन डैड तो मुझे लोरी सुनाई जा रहे हैं और मेरा भाई मुझसे बार बार पूछी जा रहा है मुझे क्या खाना है, वो तो मुझे खुद ही खिलाई जा रहा है। लेकिन मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गई थी, इसी वजह से मैं भाग गई क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज्यादा था। लेकिन तब एयरटेल कहता है वो लोग तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं स्टार। तो हमारी बेटी कहती है क्या? वो कहता है मैं भी देख सकता हूँ कि तुम इतनी छोटी बन गई हो, इसी वजह से मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला। तो हमारी सोचती है कि आप पछतावा किस बात का? वो कहता है अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो शायद एटलीस्ट मैं तुम्हारे पास होता और मैं तुम्हें इतनी बुरी जिंदगी गुजारने ना देता। और मुझे पता नहीं था कि तुम इतना ज्यादा सफर कर रही थी, लेकिन तब मैं तुम्हें गले लगाता और मैं कहता तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया, वो तो बड़ा रूहान सा हो गया था। तो हमारी बेटी सोचती है क्या एयरटेल मुझसे माफी मांग रहा है, लेकिन क्यों? तब उस बेचारी को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तो वो सोचती है मैं इस वक्त इसको ये बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा इसको खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ये वाली जिंदगी इसी की वजह से ज्यादा अच्छी हुई थी। फिर भी तभी वो उसको बताने के लिए कुछ कहने लगती है तो वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गई थी। तो हमारी उन कहती है एयरटेल, तो एयरटेल उसको देखी जा रहा था। वो कहती है प्लीज ऐसी बातें मत करो ना, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट बन गई है और तुम यहाँ पर हो इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और पहले तो मुझे पता है तुमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की थी, लेकिन तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसे दोबारा कुछ कहा ना तो फिर तो हमारा हीरो वो शर्माते हुए कहता है एक मिनट रुको स्टार, तुम्हारी बॉडी असल में तुमने कपड़े नहीं पहने हुए। और हमारी हीरोइन उसके ऊपर तो चादर थी, लेकिन ह्यूमन फॉर्म में आने की वजह से वो नीचे गिर रही थी। तो वो जल्दी से चादर को पकड़ती है। वो कहती है कि मैंने इस बारे में पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, वो तो बहुत ही ज्यादा शर्मा गई थी। तो बेटी कहती है मैं अभी जाकर कुछ कपड़े सिलेक्ट करके लाती हूँ। तो हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ता है। वो कहता है प्लीज रुक जाओ ना, क्या सच में तुम्हें वहां जाने की जरूरत है? तो बेटी कहती है क्या? लेकिन तब वो कहता है हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है ना, तो तुम्हें मेरे सामने ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी हीरोइन तो बहुत ज्यादा शौक हो गई थी। वो कहती है क्या मतलब? वो कहती है एयरटेल थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत ज्यादा उदास लग रहे थे ना। वो कहता है तुमने अपने काइंड वर्ड से मुझे फील बेटर करवा दिया है, तो अब क्या तुम मेरे पास ही रह सकती? और उसको गले लगा लेता है। तो हमारी बेटी तो बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही थी। वो उसको पीछे हटाते हुए कहती है आखिर तुम इतने शेमलेस कैसे हो सकती हो एयरटेल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो एयरटेल वो कहता है लेकिन सबसे पहले तुम मेरे पास ऐसे ही आई थी ना, इसीलिए। वो कहती है मैं स्क्विरल थी ना, मुझे क्या पता था कि मैं इंसान बन जाऊंगी। लेकिन तब वो कहता है प्लीज क्या ये ठीक नहीं है? तो तब वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन तो तब हमारा एयरटेल तो फिर से रोमांस करना शुरू हो गया था। तो वो सोचती है मुझे बस वापस से बेबी स्क्विरल बनना है। आखिर ये सब कुछ दोबारा क्यों स्टार्ट हो गया? और दूसरी तरफ कार्लिटोस और ड्यूक को अभी तक पता नहीं चला था कि बेटी वहां से गायब हो गई थी। अगर उनको पता चलता ना तो एयरटेल की तो इस बार बिल्कुल खैर नहीं थी। हमें डची एस्लान का ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पे किसी की तलवार नीचे गिरती है, वो था एयरटेल। तो तब ड्यूक कहता है तुम तो अपने डेस्क पे पूरा दिन बैठ बैठ के बिल्कुल सुस्त हो गए हो, अब जल्दी करो उठ जाओ। और उसने तलवार एयरटेल की तरफ तानी हुई थी। तो तब वहां पर हमारी बेटी और जोआना भी थी। तो ड्यूक कहता है जल्दी करो ना। तो एयरटेल कहता है हम 3 घंटों से लड़ रहे हैं। वो कहता है अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन जोआना कहती है सच में अपने फादर इन लॉ के साथ ट्रेनिंग करना, वो भी अपने हनीमून पर, ये तो हिज मैजेस्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता नहीं हिज ग्रेस का मूड आज इतना अच्छा क्यों नहीं है। तो हमारून कहती है उनका मूड आज सुबह कुछ हुआ था जिसकी वजह से उनका मूड खराब हो गया, क्योंकि कल रात फादर को लगा कि मैं अपनी बच्ची वाली फॉर्म में गायब हो गई हूँ, लेकिन तब वो मुझे ढूंढते रहे थे। और जब सुबह के वक्त वो एयरटेल के कमरे में आए थे ना, तो तब मैं एयरटेल के साथ ही थी। लेकिन मुझे एयरटेल के साथ देखकर उनका तो बिल्कुल ऑरा ही बदल गया। और उसके बाद वो सुबह से लेकर अभी तक एयरटेल को तलवारबाजी करवाई जा रही हैं और उनका तो गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन तब वो कहती है आखिर वो क्या चाहते हैं कि मैं और एयरटेल शादीशुदा होकर भी अलग अलग कमरों में सोए। तो जोआना कहती है मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे हिज मैजेस्टी पे बहुत ज्यादा तरस आ रहा है। और एयरटेल फिर से तलवार उठाने के लिए खड़ा हो गया था। तो जोआना कहती है हिज ग्रेस तो खुद भी लव सिक हस्बैंड हुआ करते थे। हमारून कहती है क्या मेरे फादर? वो कहती है जी बिल्कुल, क्या आपने उनके बारे में ये कहानी नहीं सुनी? तो बेटी कहती है नहीं नहीं मैंने डिटेल में नहीं सुनी थी। जोआना प्लीज मुझे बताओ ना, मुझे जानना है कि मेरे पेरेंट्स जब यंग थे तो कैसे थे। तो जोआना कहती है वेल मुझे लगता नहीं है मुझे आपको ये बताना चाहिए।
तो हमारून कहती है प्लीज प्लीज मुझे बताओ ना, आखिर वो कैसे मिले थे, क्या वो काम के दौरान मिले थे, लेकिन पहले प्यार में कौन पड़ा था। तो तब तो वो बड़े प्यार से पूछ रही थी। वो कहती है प्लीज बता दो ना। तो जोआना कहती है वेल अगर आप पूछ ही रही हैं तो मैं ना नहीं कह सकती। अगर मुझे अच्छे से याद है ना तो ये सब कुछ तब शुरू हुआ था जब ड्यूक सबसे पहले आपकी मोम के प्यार में पड़ गए थे, और उस वक्त वो थोड़े छोटे थे, उनकी अभी तक कमिंग ऑफ एज सेरेमनी नहीं आई थी, वो 17 साल के थे। लेकिन तब ड्यूक उसके हाथ में टॉवल था, और तब हमारी हीरोइन की मोम ताशा वो वहां पे ट्रेनिंग कर रही थी। तो जोआना कहती है उनकी शादी से पहले मैडम उनके पर्सनल नाइट के तौर पर वहां काम करती थी, और वो उनके कैपेबल गार्ड्स में से एक थी। लेकिन तब हमें वो सीन दिखा जाता है जब ताशा की ट्रेनिंग खत्म हुई थी ना, तो ड्यूक उसके पास आता है। वो कहता है तुम तो हमेशा काम करती रहती हो। वो कहती है लियोन नहीं, मेरा मतलब है लॉर्ड लियोन हार्ट। तो ड्यूक कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रही हो, क्या तुम मुझे लियोन नहीं बुलाओगी, तुम मेरे साथ कंफर्टेबली बात कर सकती हो। तो ताशा कहती है आखिर मैं आपको इतने अफेक्शनेट नाम से कैसे बुला सकती हूँ। वैसे भी मुझे तो ये सोच के बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने पहले ही दिन आपको अपना फेलो नाइट समझा और आपके साथ इतनी कैजुअली बात की थी। और वो सोचती है पहले दिन जब मैं यहाँ पर आई थी ना तो मैंने कहा था मैं उस ताशा, क्या तुम मेरे साथ नाइट ऑर्डर में हो, और उसने कहा था तुम्हारा नाम क्या है, तो ड्यूक ने कहा था लियोन हार्ट। तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें लियोन कहूंगी, ठीक है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहती है मुझे तो पता नहीं चला था कि मैं यंग मास्टर आपके साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, लेकिन अब तो मुझे पता चल गया ना आप कौन है, तो ऐसे में आपके साथ कैजुअली बात नहीं कर सकती, मुझे माफ कीजिएगा। तो ड्यूक कहता है लेकिन मुझे तो ये पसंद आया था, और तब उसका पसीना साफ करा था। वो कहती है क्या आपको ये पसंद आया था। तो ड्यूक उसके पास वो कहता है मुझे तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है, ये तो बहुत क्यूट लगता है। तो तब वो तो उसके बिल्कुल करीब था। तो ताशा कहती है थैंक यू टॉवल के लिए, लेकिन मैं अपना पसीना खुद ही साफ कर सकती हूँ। वो कहता है ठीक है फिर। लेकिन तब ताशा वो सोचती है ऑनेस्टली यंग मास्टर को कोई आइडिया नहीं है कि उनकी काइंडनेस कितनी डेंजरस हो सकती है, ये तो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है। वो कहती है आप यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए थे ना, तो ठीक है मैं यहाँ से चलती हूँ। लेकिन तब वहां से जा रही थी तो ड्यूक उसी को देख रहा था, और वो उसको पीछे से मुड़कर देखी जा रहा था। वो कहता है मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए तो नहीं आया था, लेकिन ताशा ये बात नहीं सुनती। तो जोआना बताती है उसके बाद तो लॉर्ड बार बार मैडम के पीछे पीछे रहे थे, जब भी उनके हाथ में चोट लगती थी ना तो वो कहते थे तुम्हारे हाथ में चोट लगी है मुझे दिखाओ, या फिर अपने फ्री वक्त में वो उनके साथ बैठ जाते थे कि मुझे थोड़ी नींद आ रही है, क्या मैं तुम्हारे कंधे पे सर रख सकता हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि मैडम रोमांटिक मैटर्स में बिल्कुल ही डल थी, उनको इस बात की समझ नहीं आई थी। लेकिन उसके कुछ वक्त बाद वो दिन आ गया जब उनकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी होनी थी। लेकिन तब ताशा वो तो ड्रिंक कर रही थी। वो कहती है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तुम्हारी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है, आखिर तुम्हारी फैमिली में से कोई भी क्यों नहीं आया। तो ड्यूक भी उसके सामने था। वो कहता है काम डाउन ताशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ताशा कहती है आखिर वो हमारे स्वीट से यंग मास्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और आपको अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात से तो मैं और भी सैड हो रही हूँ। तो ड्यूक वो सोचता है सच में, लेकिन तभी वो स्माइल करता है। वो कहता है अगर तुम्हें मेरे बारे में इतनी फिक्र हो रही है तो आज तुम मेरे साथ ही रहो ना। तो साशा कहती है क्या। तो ड्यूक कहता है तुम सबसे पहले मुझे कांग्रेचुलेशन नहीं कहोगी, क्योंकि आज मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है। हालांकि वहां पर सबने मुझे कांग्रेचुलेशन कहा था, लेकिन हम लोग तो फैमिली की तरह है ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ड्रिंक लो, क्योंकि अब मैं भी एक अडल्ट बन चुका हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए वाइन प्रिपेयर करवा दूंगा, ठीक है। वो कहती है क्या। वो सोचती है इन्होंने कहा है हम लोग एक फैमिली की तरह है, लेकिन इस बात से तो मुझे और भी बुरा लग रहा है कि इनकी फैमिली इनके साथ क्यों नहीं थी। लेकिन तब वो सोचती है नहीं नहीं अपने आप पे काबू पाओ ताशा, सीरियस, वो लॉर्ड लियोन है, मैं उनको सर्व करती आ रही हूँ, मैं उनके साथ बिल्कुल भी हो नहीं सकती, वो हमारे फ्यूचर लॉर्ड है, तो आखिर मैं उनके प्यार में कैसे पड़ सकती हूँ। लेकिन ड्यूक तो जानबूझ के उसके साथ फ्लर्ट किया जा रहा था ताकि उसके प्यार में पड़े। तो वो सोचती है कैपिटल में तो लड़कियों को नाइट्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया ही नहीं जाता, इसी वजह से मैं नॉर्थ में आ गई थी, क्योंकि नॉर्दर्न लैंड में किसी के पास भी अगर तलवार चलाने की स्किल है ना तो वो वहां पे नाइट बन सकता है, और मैंने असलान फैमिली के साथ इटर्नल लॉयल्टी की कसम खा ली थी। तो ताशा कहती है ठीक है आज आपकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है ना, तो ठीक है मैं आपके साथ ड्रिंक कर लूंगी। तो ड्यूक कहता है चलो मेरे कमरे में चलते हैं। लेकिन वो सोचती है अगर मुझे पता होता कि मेरी लॉयल्टी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी तो मैं कभी भी वहां ना जाती, और मुझे लगता है कि मैं नाइट के टाइटल के लिए बिल्कुल अनवर्दी हूँ। और तब हमें डायरेक्ट सुबह का सीन दिखा जाता है, जब उसकी आंख खुलती है तो वो ड्यूक के साथ ही थी। तो जब वो देखती है वो कहती है क्या, लेकिन तभी उसे होश आता है तो वो चिल्लाती है और उसकी आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। तो वो तभी पीछे होकर बैठ जाती है। वो कहती है क्या आखिर मैंने क्या किया। तो ड्यूक कहता है ताशा तुम उठ गई।
तो वो सोचती है ओ नो, ये तो हमारी यंग मास्टर है ना, और मैं इनसे 1 साल बड़ी हूँ, लेकिन आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। तो तब उसे माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कीजिएगा माय लॉर्ड, मैं एक नाइट हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं अभी अपना सामान पैक करती हूँ और अपने घर चली जाती हूँ। तो ड्यूक कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पे जा रही हो मेरे बगैर। वो कहती है जी, लेकिन तब उसके बाल पकड़ते हुए कहता है स्ताशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और तब उसको प्रपोज कर देता है, लेकिन स्ताशा तो बहुत ही ज्यादा हैरान थी। तो तब जोआना कहती है उसके बाद मैडम को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि उन्होंने यंग मास्टर के साथ ऐसा किया, लेकिन ये सब कुछ यंग मास्टर ने प्लान किया था, लेकिन उन्होंने बार बार इनकार किया कि वो उनके काबिल नहीं है। लेकिन तब जब उनको पता चला कि लॉर्ड कालीतूस वो पैदा होने वाले हैं, तो उसके बाद फिर उनकी शादी हो गई और उसके बाद वो लोग हंसी खुशी रहने लग गए। तो हमारी उन कहती है ओ माय गॉड, डैड तो एटल से भी ज्यादा बुरे हैं। लेकिन जोआना कहती है उनको जरूर याद आ रहा होगा कि उस वक्त उन्होंने क्या किया था, इसी वजह से वो हिज मैजेस्टी के साथ इतना स्ट्रिक्ट है। तो हमारे उन कहती है फिर भी ये कोई एक्सक्यूज तो ना हुआ ना। लेकिन तभी ज्वाला कहती है ओ हिज मैजेस्टी तो नीचे गिरने वाले हैं। तो हमारी हीरोइन जल्दी से जाती है अपने डैड के पास। वो कहती है डैड, अगर आप एटल को ऐसे तंग करते रहे ना तो मैं उसको बता दूंगी कि आपकी लव स्टोरी कैसे चली थी। तो ड्यूक कहता है कि यार इसका क्या मतलब हुआ, लेकिन ज्वाला स्माइल कर रही थी। वो सोचती है लॉर्ड कालीतूस के पैदा होने के बाद इनकी लाइफ तो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी। और तब वहां पे एटल कहता है लव स्टोरी। वो कहती है तुम्हें पता है एटल, लेकिन उसका डैड तो बेचारा पछता रहा था कि आखिर इसको पता कैसे चल गया। तो जोआना सोचती है बाद में जब लेडी बैटी पैदा हुई ना तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे, और जब लेडी बैटी लेडी स्ताशा की तरह दिखती थी ना तो ड्यूक को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और उन्होंने कहा ये बच्ची तो हमारे लिए बिल्कुल एक मिराकल है जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में नहीं देखा था, क्योंकि लॉर्ड कालीतूस तो अपने फादर की तरह थे, एक लाइन। लेकिन जब लेडी स्ताशा के एंसेस्टर में से स्क्विरल फैमिली में से उनकी बेटी भी एक स्क्विरल शेप शिफ्टर थी ना तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और तब तो ड्यूक और डचेस बहुत ही ज्यादा खुश थे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और लॉर्ड कालीतूस भी अपनी बहन को देखकर बड़े खुश थे। और प्रेजेंट में ड्यूक हमारी बेटी को समझा रहा था प्लीज ऐसी बातें मत करो ना। लेकिन तब वहां पे जोआना आती है। वो कहती है माय लेडी, हमने एक नया डिजर्ट बनाया है, क्या आप खाना चाहेंगी। वो कहती है डिजर्ट। तो ड्यूक कहता है ठीक है, अब ट्रेनिंग बड़ी हो गई, चलो अब जाके खाना खाते हैं। तो हमारी बेटी शरारती स्माइल करते हुए कहती है अगर ऐसा ही है तो फिर मैं डिजर्ट के ऊपर एटल को सब कुछ बता दूंगी। वो कहता है माय बेबी प्लीज ऐसा मत करो ना। लेकिन जोआना सोचती है मैं उम्मीद करती हूँ ये मिराकल हमेशा ऐसे चलता रहे। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखा जाता है जब हमारी बेटी और एटल जाने के लिए तैयार थे। वो कहती है एटल हम कुछ भूल तो नहीं रहे। तो एटल कहता है नहीं मुझे लगता है हमने सब कुछ पैक कर लिया है। तो कालीतूस और ड्यूक भी वहीं पर थे। कालीतूस कहता है तुम इतनी जल्दी जा रही हो। तो बेटी कहती है हाँ बिल्कुल, अब एम्पर का इतनी देर तक पहले से दूर है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कालीतूस कहता है तो फिर उस रेप्टाइल को वापस आने दो ना, तुम यहीं पर रुक जाओ। वो कहती है देखा तुम फिर से शुरू हो गए, तुम फिर से एटल को इस सबसे बाहर निकाल रहे हो, वो भी हमारी फैमिली है। लेकिन काल कहता है मैंने ऐसा कब किया। तो तभी दरवाजा खुलता है, कोई कहता है माय लेडी, और वहां से वेन भागते हुए आ रहा था। वो कहता है प्लीज रुकें। तो हमारी कहती है वेन तुम्हें क्या हुआ, तुम भागते हुए क्यों आ रहे थे। वो कहता है वेल मैंने सुना था कि आप जल्दी कैपिटल जा रही हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आ गया, और आपके जाने से पहले प्लीज एक बार इसको देख ले। तो वहां पर एक शीशी थी। वो कहती है ये क्या है। तो वेन कहता है ये न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट है, और नॉर्मली ये तो बिल्कुल एक जेंटल परफ्यूम की तरह काम कर सकता है, लेकिन इमरजेंसी में अगर आप इसको थोड़ा सा हिलाएं ना और इसका ढक्कन खोलें, तो जैसे वो ढक्कन खोलते हैं ना तो वहां पे उसका धुआं इर्द गिर्द फैल रहा था। तो वो धुआं तो पूरे के पूरे कमरे में फैल गया था। तो वेन कहता है क्या, लेकिन हमारी हीरोइन अपनी नाक बंद कर लेती है। वो कहती है वेन क्या ये स्मोक तो मुझे दिखाना चाहते थे। वो कहता है नहीं मुझे लगता है जब मैं यहाँ से भाग के आ रहा था ना तो ये थोड़ा सा जल्दी हिल गया था। लेकिन तब वो खिड़की खोलते हुए कहता है मुझे माफ कीजिएगा, ऑनेस्टली ये तो अभी भी टेस्टिंग स्टेज पर है, लेकिन मैं सर जल्दी में था कि आपको दिखा सकूं इसके पहले कि आप चली जाए। लेकिन जब सारा धुआं बाहर निकल गया था वो कहता है आप कहीं हर्ट तो नहीं है माय लेडी। हमारे कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तुमने स्मोक इनहेल कर लिया था। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। तो वो दोनों कहते हैं क्या ये आवाज। तो जैसे दोनों पीछे मुड़ के देखती है ना तो दोनों के दोनों बिल्कुल शॉक रह गए थे। वो कहते हैं क्या ये कैसे हो गया, और वहां पर कुछ छोटे से जानवर नजर आ रहे थे। लेकिन जब वो लोग गौर से देखते हैं तो वो ड्यूक, कालीतूस और हमारा एटल था जो कि लायन और ड्रैगन बन चुके थे, बेबी ड्रैगन। तो तब हमारी हीरोइन कहती है क्या ये कैसे हो गया, ये बेबी बीस्टमैन बन गए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद शाम के वक्त हमारी बेटी वहां पर डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रही थी और ड्यूक उसकी गोद में सोया हुआ था, एटल उसके सर पे था, और
उसका भाई वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कूद रहा था। लेकिन तभी उसे याद आता है जब वे ने कहा था मुझे लगता है ये सारा स्मोक की वजह से हुआ होगा कि इससे बीस्ट मैन इफेक्ट हो गए हैं, लेकिन मैं अभी जाकर इसका कोई एंटीडोट ढूंढता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। वो सोचती है हमें तो जल्दी कैपिटल जाना था और अब ये सब कुछ हो गया। वो कहती है थैंक गुडनेस, कम अज कम मैंने उसको ब्रीथ इन नहीं किया। तो एटल कहता है सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता स्टार। वो कहती है तुम माफी क्यों मांग रहे हो, वैसे भी तुम भी शौक हो गए होगे ना अपने आप को ऐसी बेबी फॉर्म में देखकर, लेकिन कोई बात नहीं, वेन ने कहा है वो सोल्यूशन ढूंढ लेगा, तो थोड़ा सा इंतजार करो। वो कहता है ठीक है। तो हमारन कहती है लेकिन चलो ये तो अच्छी बात है ना कि ड्रैगन शेप शिफ्टर वो अपने शेप शिफ्ट फॉर्म में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा एटल तो ब्लश करा था और उसको देखकर कालीतूस को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो जल्दी से कुछ घुराता हुआ वहां पर आता है। हमारन कहती है क्या तुम क्या कह रहे हो। तो एटल कहता है ये कह रहा है कि ये रेप्टाइल्स ज्यादा यूजफुल है। तो हमारी हीरोइन शक करते हुए कहती है क्या सच में ब्रदर। वो कहता है हाँ बिल्कुल, बस मुझे चुप करके देखो। लेकिन तभी वो मियाओ मियाओ करता वहां पर आता है क्योंकि वो बेबी फॉर्म में था और एटल उसकी बात को इंटरप्रेट कर रहा था। वो कहता है इसने कहा है कि अब फादर भी बेबी बीस्टमैन बन चुके हैं ना, तो उनकी जगह डॉक्यूमेंट्स को मैं हैंडल करूंगा। और तभी वो वहाँ इंक में अपना पाउंड बोता है और तब उस डॉक्यूमेंट पे लगाने लगता है, लेकिन बैटी उसके पाव पे अपना हाथ रखती है। वो कहती है रुको तो सही, ऐसा नहीं चलेगा, और उसके पाव को साफ कर देती है। लेकिन एटल कहता है ये पूछ रहा है तुम किस बात के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो। तो हमारी बेटी कहती है जरा गौर से सोचो ना, ये डॉक्यूमेंट जो मैं साइन कर रही हूँ ये ऑफिशियल्स के पास जाएंगे जो कि असलान फैमिली के साथ ट्रेड करते हैं, लेकिन जब उनको साइन की जगह ये एनिमल पा प्रिंट मिलेंगे ना, तो उन लोग को लगेगा कि ड्यूक असलान वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और हर जगह ये रूमर्स फैल जाएगी कि ड्यूक असलान को हमें डची से हटा देना चाहिए क्योंकि वो अब एक एनिमल बन चुके हैं। इसीलिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि तुम पा प्रिंट यूज करो, मैं खुद ही साइन कर लूंगी। और वैसे भी अगर किसी स्टूपिड ने ये बात समझ कर के ड्यूक असलान डची को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर हमला कर दिया, तो फिर हमें किसी को वीकनेस नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन ड्यूक तो बड़ी आराम से अपनी बेटी की गोद में लेटा हुआ था, तो वो सोचता है देखा मेरी प्यारी बच्ची ये बहुत ज्यादा समझदार है। लेकिन हमारी बेटी कहती है क्या तुम समझ गए। तो हमारे काली थी उसको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कहती है बस यहाँ पर खामोशी से बैठे रहो ठीक है। तो तब वो एटल को उठते हुए देख रहा था, लेकिन जैसे वो उसकी टेल को देखते हैं ना, तो तभी उसके दिमाग में बड़ा खुराफाती आइडिया आता है और तभी वो आगे बढ़ता है और एटल की टेल पे काट लेता है। तो एटल कहता है कि तो तभी वो तो उछल रहा था, एटल उड़ रहा था और उसने उसकी टेल को काटा हुआ था, वो भी उड़ रहा था। वो कहता है ये दर्द कर रहा है काल मत करो। तो हमारी उन कहती है भाई ये क्या कर रहे हैं आप, लेकिन वो तो गुर्राई जा रहा था। तो एटल कहता है इसने कहा है कि ये अपनी चाइल्ड बॉडी में है ना, इसी वजह से इसके लिए अपने इंस्टिंक्ट को काबू करना बिल्कुल मुश्किल है, स्टार मुझे बचाओ ना। लेकिन तब ये सारी की सारी क्रिटिक सिचुएशन के फौरन बाद हमें सुबह का सीन दिखा रहता है। तो कोई भागता हुआ आता है, वो कहता है माई लेडी मैंने उनको ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए मेडिसिन बना ली है। और वेन बेचारा तो पूरी रात सोया नहीं था, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोल के देखते हैं ना, तो वहाँ पे सारे के सारे अपनी ह्यूमन फॉर्म में थे और वहाँ पे कालितोस, ड्यूक और हमारा एटल तीनों ह्यूमन फॉर्म में आ चुके थे। तो वो कहता है क्या ये लोग ह्यूमन बन चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने शेप शिफ्ट कैसे की। तो कालितोस कहता है जब मैं सुबह सो के उठा ना तो मैं बिल्कुल नॉर्मल था। ड्यूक कहता है लगता है ये टेम्परेरी था। वो कहता है इसका मतलब है ये सारी मेडिसिन यूजलेस थी, मैं तो पूरी रात जाके ये बनाता रहा था। तो बेटी कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन अच्छा हुआ ना कि वो लोग सेफली वापस आ गए। वो कहता है जी जी ये सच तो है, लेकिन मैं तो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हूँ। तो कालितूस कहता है तुम पागल साइंटिस्ट, तुम क्यों डिसअपॉइंटेड हो, ये सारी तुम्हारी गलती थी। तो हमारी उन कहती है आई गेस मैं भी थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि जब तुम लोग बेबी शेप शिफ्टर थे ना, तो तुम लोग की फर कितनी सॉफ्ट और फ्लफी थी ना, लेकिन अब तुम लोग फिर से इंसान बन गए हो और वो क्यूटनेस चली गई है। वो पार्ट तो बड़ा अच्छा था। तो हमारी बेटी तो तीनों को बेबी सिट कर रही थी, लेकिन तब वेन कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं एक ऐसा पोर्शन बनाऊंगा जिसकी वजह से ये हमेशा के लिए बीस्ट फॉर्म में रहेंगे। हमारी कहती है नहीं नहीं काम डाउन वेन, श्योरली ये बहुत ज्यादा क्यूट था, लेकिन जो क्यूटिक सिचुएशन थी ना वो तो मेरे लिए संभालना मुश्किल हो रही थी जब कालीतूस तो एटल पे कूद ही पड़ा था। तो हमारी बेटी कहती है भाई बस कर दे एटल को परेशान करना। तो बेटी कहती है मैं कभी भी दोबारा उस कियोस्क को देखना नहीं चाहूंगी, लेकिन तब वो दरवाजा खोलते हुए कहती है वेल अब सब कुछ ठीक हो गया तो अब हमें चलना चाहिए। तो कालीतूस कहता है कुछ देर और रुक जाओ ना। तो ड्यूक भी कहता है हाँ मेरी प्यारी बेटी पहले कुछ खा लो उसके बाद जाना। वो कहती है मैं जरूर रुकती, लेकिन मैं पहले ही एक एक्स्ट्रा दिन रुक चुकी हूँ।
और वैसे भी कैपिटल में गेस्ट आना शुरू हो गए होंगे, मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है। तो ड्यूक कहता है गेस्ट? वो कहती है जी बिल्कुल, एक डिप्लोमेटिक डेलीगेशन आ रहा है जो कि कैपिटल में विजिट करेगा, और वो तो ईस्ट में बहुत ज्यादा दूर से आ रहे हैं, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो बीस्ट मैन, उनका लीडर, वो तो जिराफ फैमिली से है, इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और तब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखा जाता है जब वहां पर बैंक्वेट हॉल में पार्टी हो रही थी। तो हमारी हीरोइन और एटल भी वहीं पर खड़े थे। वो कहती है फाइनली हम लोग बैंक्वेट में आ तो गए, मुझे लगा था हमें देर हो जाएगी। तो हमारा एटल भी कहता है बिल्कुल, इन सब के एक्सप्रेशन देखकर तो लग रहा है कि डेलीगेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रही थी। तो हमारी हीरोइन भी बड़ी खुश थी। वो कहती है चलो अच्छा हुआ, वैसे मुझे लगा था कि मुझे ज्यादा तैयार करने का मौका नहीं मिला क्योंकि नॉर्थ में ज्यादा टाइम लग गया है, लेकिन तभी उनकी तरफ कोई बढ़ता है। वो कहता है आपसे मिलकर तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, और ये बैंक्वेट बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट थी। और वो वही जिराफ शेप शिफ्टर था जो उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मुझे तो ये देखने में बिल्कुल रिटर की तरह लग रहा है। तो तब वो कहता है थैंक यू सो मच हमारे डेलीगेशन को वेलकम करने के लिए, योर मैजेस्टी। तो हमारा तो सोचता है ये तो गिरम है ना, जो कि डेलीगेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमारी कहती है ये तो हमारी तरफ से एक स्मॉल गेस्टर था क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। वो कहता है थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम कंफर्टेबली यहाँ पे रह पाए हैं, लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास आपके लिए एक पर्सनल बिजनेस है, अगर ये ठीक होगा तो क्या हम तीनों एक प्राइवेट रूम में जा सकते हैं? हमारी कहती है कि अभी? वो कहता है जी बिल्कुल, असल में हिज मैजेस्टी एम्परर ने आपकी तरफ एक पर्सनल आइटम भेजा है जो मैं चाहता हूँ आप खुद देखें। और जब वो रिसेप्शन रूम में आए थे ना, तो तब हमारी बेटी के सामने एक ग्लोब था जो चमक रहा था। वो कहती है ये क्या है? तो गिरम कहता है ये एक मैजिकल टूल है जो कि एक इंसान की अपीयरेंस और वॉइस को कैप्चर करता है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। और ये तो एक तरह से कैमरा ही था, लेकिन तब वो कहता है अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं ना तो आपको इस पे टैप करना होगा। और तभी वहां पर इर्द गिर्द रोशनी फैल रही थी, उसके अंदर से कोई स्क्रीन बाहर निकल रही थी। तो एटल वहां पर देखते हैं, वो सोचता है ये इंसान, ये तो एम्परर है ना, और मेरी मॉम का ब्लड ब्रदर यानी कि मेरा अंकल। और वो उसके गोल्डन बाल थे, लेकिन वो बिल्कुल एटल की तरह दिख रहा था, और वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का एम्परर था। तो हमारा हीरो सोचता है अगर कोई भी गौर से देखे तो सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों की शक्लें मिलती हैं और ये असल में मेरे अंकल ही हैं। लेकिन वो सोचता है फिर भी हम लोग एक फैमिली है, मगर मैं इनसे कभी मिला नहीं हूँ खुद जाकर, पता नहीं इनको मुझसे क्या कहना होगा। मुझे लगता है आज मैं कुछ जरा नई चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, लेकिन अगर इन्होंने डेलीगेशन के साथ के मैसेज भेजा तो फिर सिर्फ एम्परर के लिए मैसेज भेजा होगा, इन्होंने अपने नेफ्यू के लिए कुछ भी नहीं भेजा होगा। लेकिन तभी उस ग्लोब से आवाज आती है एटर। तो हमारा हीरो वहां पर देखता है, तो उसका अंकल कह रहा था तुम्हारे एम्पायर को फतह करने की खबर ये तो हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में भी पहुंच गई है, और सब लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश है, और मैं तुम पे बहुत ही ज्यादा प्राउड हूँ मेरे प्यारे नेफ्यू। लेकिन एटर वो सोचता है क्या सच में इन्होंने मुझे कहा नेफ्यू? तो तब वो आगे कह रहा था सच में तुम्हारी वजह से हम लोग भी बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि हमें पुराने एम्पायर के साथ बात करना बिल्कुल मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब तुम्हारा किंगडम भी एम्पायर बन चुका है। तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि मेरा नेफ्यू खुद यहाँ का एम्परर है, और ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया था। सच में तुम्हारा अंकल तुम पे बहुत ज्यादा प्राउड है, और उसका अंकल तो उसकी बार बार तारीफें किए जा रहा था। वो कहता है एज एक्सपेक्टेड हमारा एम्पर तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन तब हमारा एटर सोचता है आखिर ये मेरी इतनी तारीफें क्यों कर रहे हैं? तो उसका अंकल तो बार बार कही जा था तुम तो बिल्कुल मुझ पे गए हो, हालांकि हम कभी मिले नहीं है, लेकिन लगता है कि तुम्हारी सारी खूबियां मुझ पे गई हैं। और तब तकरीबन 1 घंटे बाद हमारा एटर जब अपने कमरे में आया था ना, वो तो बिल्कुल थक चुका था। वो सोचता है मैं पूरे घंटे तक अपनी तारीफें सुनता रहा था, लेकिन लगता है ये सारी तारीफें मेरे लिए नहीं बनी, मुझे तो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था अपनी तारीफें सुनना। तो हमारी बेटी आते हुए कहती है स्टार्ट में तारीफें सुनना थोड़ा मुश्किल ही लगता है, लेकिन बाद में जब आदत हो जाती है ना तो फिर ठीक रहता है। वो कहता है लगता है तुम अपने एक्सपीरियंस से बता रही हो। हमारी बेटी सोचती है वेल एक्सपीरियंस तो था मेरा, बचपन में पहले कभी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, लेकिन तब जब मैं नॉर्थ में गई थी ना तो हर कोई मेरी तारीफों के पुल बांधता था। लेकिन तब उसके पास बैठ जाती है। वो कहती है इसके अलावा ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खुश थे। वो कहता है अरे हाँ, असल में वो मेरे अंकल ही थे, पहली बार मेरी फैमिली में से कोई मेरे पास था जिसने मेरी तारीफ की थी, इसी वजह से मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, मैं तो बहुत ज्यादा खुश था। और उस वक्त तो एटल ब्लश कर रहा था। लेकिन बेटी कहती है एटल सच में तुम्हारी फैमिली कभी भी तुम्हारे पास नहीं थी, लेकिन अगर तुम चाहो ना तो हम लोग ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में विजिट करने जा सकते हैं, मैं श्योर हूँ कि हिज मैजेस्टी तुम्हें वेलकम करेंगे। वो कहता है सच में? वो सोचता है क्या अगर मैं
तो वो सोचता है अगर मैं ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं वहां पर गया तो मैं अपनी मोम से भी टकराऊंगा, क्योंकि मेरे अंकल ने मुझे खुद ही बताया है कि मेरी मोम जो मुझे छोड़ के वापस चली गई थी ना, उनको एक जगह पर बंद रखा हुआ है, क्योंकि वो अपने छोटे से बेटे को छोड़ के खुद ही वापस आ गई थी और उन्होंने मेरे डैड से डाइवोर्स ले लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी क्या मेरी मॉम मुझे देखकर खुश होंगी? मैं भी वो अभी भी मुझसे नफरत करती हूँ। तो वो सब कुछ सोची जा रहा था। तो हमारी बेटी कहती है, एयरटेल तुम सोच रहे हो ना क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में अच्छा सोचती होगी या फिर नहीं? वो कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो कहती है क्योंकि हम दोनों शादीशुदा है और मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के पता चल जाता है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मैं कभी भी फर्स्ट एम्प्रेस को माफ नहीं कर पाऊंगी। हमारा हीरो कहता है क्या? वो कहती है मैं श्योर हूँ कि उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा जब तुम्हारे डैड ने सेकंड क्वीन से शादी कर ली थी और उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी अगर उन्हें वापस जाना ही था तो तुम्हें साथ दे जाती। आखिर वो अपने छोटे से बेटे को अकेला किसी और के पास छोड़ के कैसे जा सकती हैं? और यहाँ भी तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं हुआ, इसी वजह से मैं कभी भी उन्हें माफ नहीं करूंगी कि उनकी वजह से तुम्हें पूरी जिंदगी इतनी मुश्किलात सहनी पड़ी। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम किसी दिन ईस्टर्न कॉन्टिनेंट जा सकते हैं, फिर भी तुम्हें वहां जाके अपनी मॉम से मिलने की जरूरत नहीं है। जो तुम चाहोगे ना, मैं बिल्कुल तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करूंगी। तुम समझ रहे हो ना? तो वो स्माइल करते हुए कहता है बिल्कुल, अगर तुम मेरे साथ हो ना तो फिर मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है स्टार। और तब उसे गले लगा लेता है। वो कहती है तुम अचानक से इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? तो हमारा अटल कहता है मैं तो बस बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो स्टार। और फिर से हमारा एयरटेल रोमांटिक होना शुरू हो गया था। वो कहती है एयरटेल तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक बनते जा रहे हो। वो कहता है मैं कैसे ना बनूं क्योंकि मेरी वाइफ इतनी प्यारी है ना। लेकिन तब हमें सुबह का सीन दिखा रहता है जब वो डेलीगेशन वापस जा रहा था। तो हमारी बेटी और एयरटेल एम्पर और एम्प्रेस उनको बाय करने के लिए वहां आए थे। तो तब वो जिराफ शेप शिफ्टर कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एस्ट्रम एम्पायर हमेशा फूले फले और अब मैं ईस्टर्न कॉन्टिनेंट वापस जाने की इजाजत चाहूंगा। तो एडल कहता है प्लीज सेफली वापस जाइएगा और आपका सफर वैसे बहुत ज्यादा लंबा है। वो कहता है जी मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा। तो तब वो बेटी की तरफ देख के कहता है अरे हाँ, मैंने तो आपको कांग्रेचुलेशन बोला ही नहीं। तो हमारी बेटी कहती है कांग्रेचुलेशन। तो वो कहता है असल में अभी तक आपको ये बात पता नहीं चली, लेकिन हमारी फैमिली के अंदर एक नेचुरल गिफ्टेड एबिलिटी है जिसकी वजह से हम प्रीकॉग्निशन कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे अभी क्या नजर आ रहा है, तो अभी के लिए मुझे एक छोटी सी ड्रैगन नजर आ रही है जो कि बिल्कुल आप दोनों की तरह दिखेगी। तो हमारन कहती है छोटी सी ड्रैगन। तो अटल भी कहता है क्या इसका मतलब है? वो कहता है जी बिल्कुल, आप दोनों जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सच है। असल में एम्प्रेस की बॉडी में एक नई लाइफ वो पनप रही है और इसीलिए मैं आपको कांग्रेस बोलना चाहता हूँ। तो हमारी बेटी और एटल दोनों शौक हो गए थे। वो कहते हैं क्या इसका मतलब है कि बेटी वो प्रेग्नेंट है? और दोनों बहुत ही ज्यादा शौक और खुश भी थे। उनको समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। हमें बताया जाता है एस्लान डची वो तो पहाड़ों में है नॉर्थ के अंदर, क्योंकि जब यहाँ पे ठंड आती है ना तो मौसम बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और इस वक्त भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजी हैं लोग। लेकिन जोआना सबको इंस्ट्रक्शन दे रही थी। वो कहती है हमें फिर से डेकोरेशन को रीचेक करना पड़ेगा, विंटर सप्लाई को चेक करो और जो कुछ मैंने बोला है ना वो सब कुछ करो। लेकिन तब वो लिस्ट को चेक करी थी। वो कहती है ठीक है, अब इसके बाद क्या बात है? लेकिन तब वो लिस्ट को देखते हुए सोचती है इस विंटर की प्रिपरेशन तो कुछ ज्यादा ही बिजी लग रही है। और ये बात बहुत ज्यादा खुशी की है क्योंकि यंग लेडी की प्रेगनेंसी उसकी बात यहाँ तक पहुंच चुकी है नॉर्थ में। लेकिन जब सबसे पहले नॉर्थ में ये खबर पहुंची थी ना, तो जब ड्यूक को पता चला था तो उनका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सैड था। हालांकि वो बहुत ज्यादा खुश थे अपनी बेटी के लिए, लेकिन उनको फिक्र भी थी अपनी बेटी की, इसी वजह से उनका एक्सप्रेशन ऐसा था। लेकिन वो जरूर यंग लेडी के लिए फिक्रमंद होंगे ना। तो तब वो सोचती है ऑफ कोर्स हिज मैजेस्टी ने सब कुछ परफेक्टली प्रिपेयर करवाया है। लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। तो वहां पर सारे के सारे सर्वेंट कहते हैं क्या ये क्या है? तो जुआना कहती है क्या हो गया है? लेकिन पीछे सारी की सारी मेड्स और सर्वेंट डर गए थे। वो कहते हैं ये क्या है? ये कोई मॉन्स्टर लग रहा है क्या? ये हमें मारने के लिए आया है? लेकिन सारे बड़े पैनिक कर रहे थे। वो कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा जाइंट है, जल्दी करो और नाइट्स को कांटेक्ट करो। लेकिन जुआना सोचती है नहीं, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है। और तभी वो खिड़की खोल के बाहर आती है। वो कहती है ओ माई योर मैजेस्टी। और वहां पे एटल था जो कि अपने ड्रैगन फॉर्म में था। वो कहती है आखिर आप अचानक से नॉर्थ में क्या कर रहे हैं? तो एटल वो तो जल्दी से उड़ के वहां पर आया था जैसे उसको बड़ी इमरजेंसी थी। लेकिन तभी वो वहां पर लैंड करते हुए कहता है लेडी जुआना। वो कहती है जी और मैजेस्टी
तो हमारा हीरो कहता है प्लीज एस्लान टेरिटरी में टुब्रोजम की कुछ डिशेस प्रिपेयर करवा दें। वो कहती है क्या? तो जुआना कहती है क्या वहां पर कैपिटल में शॉर्टेज का मसला हो गया है? मुझे लगा नहीं था कि वहां पर कुछ और मसला हो गया है, लेकिन क्या आपको इमरजेंसी फूड चाहिए? तो हमारा हीरो कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, असल में बात यह है कि मेरी वाइफ। तो जुआना सोचती है क्या क्या हो गया है, लेकिन हमारा एडल तो रोने वाला हो गया था। वो कहता है मेरी वाइफ को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वो तो कुछ भी नहीं खा रही। और तब हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है जब हमारी बेटी के सामने बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी। वो कहती है वाओ, इसका मतलब है कि कल तुम इस्लान डची में गए थे और तुम वहां से टुब्रोजम लेकर आए हो। वो कहता है बिल्कुल, लेकिन क्या तुम्हें अब खाना अच्छा लग रहा है? क्या तुम्हारी भूख वापस आ गई? वो सोचती है ओ माय गॉड, मैंने तो इसको कहा था मेरा दिल नहीं करा खाना खाने को, तो इसका मतलब है ये नॉर्थ में उड़ के गया और मेरे लिए टुब्रोजम लेकर आया। लेकिन वो कहती है एटल तुम बड़े बिजी हो गए, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच मेरे लिए ये सब कुछ लाने के लिए। लेकिन तभी वो कहती है मगर मुझे एक बात तो बताओ। तो एटल कहता है क्या? तो तभी वहां पर उसका शेफ भी खड़ा हुआ था। वो कहती है आखिर ग्रैंड डची से शेफ यहाँ पर क्या कर रही है? तो शेफ कहता है यंग लेडी बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। हमारे उन कहती है एटल जरा मुझे एक्सप्लेन तो करो। वो कहते हैं अच्छा बात यह है कि जब कल मैं टुब्रोजम लेने के लिए गया था ना, तो तब मुझे उन्होंने सारे टुब्रोजम पैक करके दे दिए थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा था कि ये काफी नहीं होगा। तो जुआना कहती है ये अमाउंट उनके लिए काफी होगा उनके डिलीवरी डेट तक के लिए। तो हमारा हीरो कहता है फिर तो अच्छी बात है। लेकिन तभी जुआना कहती है हेड शेफ क्या आपको पता है कि यंग लेडी को कौन सी डिश पसंद है? तो हेड शेफ कहता है अच्छा वो तो मुझे पता है, लेकिन एटल सोचता है हेड शेफ। तो तभी हेड शेफ तो बात कर रहा था यंग लेडी को मेरे हाथ का बना हुआ फ्रूट सैलेड बड़ा पसंद है। लेकिन तभी एटल अपनी टेल के जरिए हेड शेफ को पकड़ लेता है और उसको भी वहां से लेकर जा रहा था। तो हेड शेफ कहता है क्या आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? लेकिन एटल कहता है मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन क्या आप उनके लिए खाना बना सकते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टार वो आपके हाथ का खाना खाए, बचपन से आप उसके लिए खाना बना रहे हैं ना। वो कहता है ये बात तो सच है, लेकिन प्लीज मुझे ऐसे ना उठा के लेके जाए, मुझे हाइट से डर लगता है। और वो बेचारा तो डर रहा था, लेकिन एटल कहता है कोई बात नहीं मैं आपको जल्दी लैंड कर दूंगा। वो कहता है क्या इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन उसके बाद वो तो उसको लेकर कैपिटल चला गया था। तो पीछे जुआना कहती है क्या आखिर ये हेड शेफ को किडनैप करके कहाँ लेके जा रही है? लेकिन वो पीछे से कहती है प्लीज आराम से लौटिएगा हेड शेफ, क्योंकि मैं आपके लिए प्रे करूंगी। और तब ये सब कुछ वो हमारी बेटी को बता रहा था। वो कहता है इस तरह मैं हेड शेफ को स्टार के लिए ले आया क्योंकि तुम्हारी मेमोरीज में वो इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो हमारे सोचती है अमेजिंग, ये तो बहुत अच्छा काम किया इसने, लेकिन मैं इससे ये बात नहीं कह सकती ना। मुझे लगता है कि मैं अभी ये खाना खत्म करके हेड शेफ को वापस भेज दूंगी। लेकिन जैसे वो खाने की पहली बाइट लेती है ना, वो कहती है डिलीशियस, बाकी खानों की तरह ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है। हमारा हीरो कहता है सच में मैं तो फिक्रमंद हो रहा था कि तुम आजकल सही से खा नहीं रही, लेकिन चलो अच्छी बात है। तो बेटी कहती है मुझे ये ट्राई करना था। तो पीछे से हेड शेफ सोचता है चलो अच्छी बात है ये खाना खा रही है, मेरा यहाँ पर आना एकदम भी वेस्ट नहीं गया, क्योंकि मैंने सुना था कि यंग लेडी को मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। लेकिन तब वो कहता है माय लेडी क्या ये ठीक रहेगा कि आपकी डिलीवरी तक मैं यहाँ पर रहूं और आपके लिए खाना बनाऊं? तो हमारी उन कहती है सच में फिर तो बड़ा अच्छा होगा। वो कहता है जी बिल्कुल, क्योंकि आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आपको कुछ भी खाना हो मुझे बता दीजिएगा। और वैसे भी मेरा दिल नहीं कर रहा नॉर्थ में लौटने का, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं खा रही, इसी वजह से मैं आज से आपके खाने का रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो प्लीज फिक्र ना करें। हमारी बेटी कहती है थैंक यू सो मच। और इस तरह टाइम गुजरता गया और हमारी हीरोइन हमें बताती है असल में इंसानों की प्रेगनेंसी वो 9 मंथ की होती है, लेकिन यहाँ पर शेप शिफ्टर की प्रेगनेंसी वो तो 3 मंथ्स की होती है। और अब ये टाइम बड़ी जल्दी से गुजर रहा है और तब वो हाल में से गुजर रही थी। लेकिन वो सोचती है सच में मॉर्निंग सिकनेस की होने की वजह से मैं खाना नहीं खा सकती थी, लेकिन आज तो खाना खा के मजा ही आ गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ना, एटा तो उसकी बहुत ज्यादा देखभाल कर रहा था। वो कहता है तुम्हें सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरना चाहिए, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और उसके बाद वो उसे कहता है तुम्हें ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, मुझे बता दो। वो सोचती है एटल तो मेरे बारे में बड़ा फिक्रमंद हो रहा है, मैं तो अपना टाइम अकेले गुजारना चाहती हूँ, लेकिन आई होप कि यहाँ पे टाइम पीसफुल रहे। तो तभी वो खिड़की के बाहर देखती है। वो कहती है कि वहां पे एक बग्गी रुकी थी। वो कहती है ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और वहां पे ड्यूक और उसका भाई कालितूस था। तो वहां पे तो वो बड़े बड़े 2 सूटकेस भी लेकर आए थे। वो सोचती है आखिर भाई और डैड यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
तो थोड़ी देर बाद जब उनके पास गई थी ना, वो कहती है कि आप लोग कह रहे हैं कि डिलीवरी तक आप मेरे पास ही रहेंगे। ड्यूक कहता है बिल्कुल मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा और जब डिलीवरी हो जाएगी ना तो उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो हमारून कहती है काम के बारे में क्या? तो कालीतूस कहता है ऑफ कोर्स हम काम को यहाँ पर लेके आए हैं और ये डॉक्यूमेंट जो इसके अंदर है ना बहुत ज्यादा भारी है। हमारून कहती है फिर तो परफेक्ट हुआ ना, क्योंकि मुझे वहां पे गोल्डन अकाउंट की ट्रांजेक्शन देखनी थी। लेकिन तब वो नीचे झुकने लगती है तो ड्यूक कहता है रुको सही बेबी, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम हमें बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है मैं तो ब्रीफ केस को देख रही थी। तो कालीतूस कहता है तुम इस बारे में फिक्र ना करो, तुम्हें जो डॉक्यूमेंट चाहिए ना बस मुझे नाम बता दो और तुम्हें बैग उठाने की जरूरत नहीं है। तो ड्यूक भी कहता है कम ऑन, चलो तुम्हारे बेड पे जाकर तुम्हें लेटाते हैं। तो कालीतूस भी कहता है ये तो अच्छा आइडिया है। तो हमारून कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आखिर आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रही थी और अपने बेड पे बैठी हुई थी तो उसका डैड उसके पास ही खड़ा था। वो कहता है अब कैसी हो तुम, क्या ये कंफर्टेबल है? वो कहती है जी जी ये कंफर्टेबल है। तो उसका भाई भी कहता है और क्या तुम अकाउंट मर्चेंट के बारे में क्यूरियस थी, चलो इसको देख लो। वो कहती है सच में आपको कैसे पता? लेकिन वो सोचती है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया कि मेरे डैड और भाई यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन उसका डैड तो उसको कही जा रहा था कि तुम्हें प्रेगनेंसी के दरमियान थोड़ा संभल के रहना चाहिए, ठीक है, अगर कुछ भी हो तो मुझे बता देना। उसका भाई भी कहता है बिल्कुल मुझे बता देना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन हमारा सोचती है क्यों, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक और एयरटेल यहाँ पर आ गया है, लेकिन एक नहीं यहाँ पर दो दो एयरटेल आ गए हैं। मुझे मेरा सुकून और आराम वापस चाहिए, आखिर ये दोनों फिर से मेरे सर पे मुझे बातें क्यों सुना रहे हैं। और उसके बाद हमें डायरेक्टली वो दिन दिखा जाता है जब हमारी बेटी की डिलीवरी थी। तो तब वो तो बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी तो उसकी मेड उसके साथ ही थी। वो कहती है योर मैजेस्टी हम आपके साथ ही हैं। लेकिन तब वो हेडमेड कहती है जाओ और जाके स्टेरलाइज टॉवल लेकर आओ। वो कहती है जी। लेकिन जैसे वो दरवाजा खोल के बाहर आती है ना तो ड्यूक और कालीतूस वहां पे खड़े थे। वो कहते हैं आखिर अंदर हो क्या रहा है, बेटी वो कैसी है, आखिर उसकी तबीयत कैसी है? तो मेड कहती है जी। लेकिन तब वो लोग तो सवाल किए जा रहे थे क्या माँ सही है और बच्चे को क्या हुआ है, क्या बच्चा अभी तक ठीक नहीं है? लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी डेंजरस लगे ना हमें बता देना और थोड़ी सी भी चीज बता देना। तो वो मेड सोचती है क्या इनको इतनी फिक्र हो रही है। लेकिन वो सोचती है शायद इसी वजह से एम्प्रेस ने वहां जाने से पहले ही इन लोग की एंट्री पे पाबंदी लगा दी थी और उन्होंने कहा था तुम लोगों में से कोई भी डिलीवरी तक तीनों में से कोई भी अंदर नहीं आएगा। लेकिन तब वो मेड कहती है एम्प्रेस बिल्कुल ठीक है, आप आराम कर सकते हैं। तो ड्यूक कहता है हम रिलैक्स कैसे कर सकते हैं? तो कालीतूस भी उस मेड के पीछे पड़ गया था लेकिन पीछे एयरटेल बैठा हुआ था। वो कहता है ऐसा लगता है कि मेड किसी काम की वजह से बाहर आई है, प्लीज रास्ता क्लियर करें, उसे जाने दे। और मुझे लगता है कि आप ऐसे परेशान हो रहे हैं, आपको मेरे साथ आके बैठ जाना चाहिए। लेकिन एयरटेल बेचारा उसकी टांगे भी कांप रही थी। तो कालीतूस कहता है रिलैक्स, इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तभी वो मेड जो वापस गई थी ना थोड़ी देर बाद वापस आती है। तो कालीतूस कहता है 5 घंटे हो गए अभी तक क्या कर रहे हैं ये लोग। तो तभी वो भाई आके बताती है ड्यूक मुबारक हो, आपकी ग्रैंड चाइल्ड वो इस दुनिया में आ चुकी है। लेकिन थोड़ी देर बाद ड्यूक और कालीतूस तो बेटी के पास थे और अपनी पावर्स उसके अंदर शिफ्ट कर रहे थे, अपनी स्ट्रेंथ की पावर। तो हमारी उन कहती है थैंक यू डैड भाई, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपकी पावर ले लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कालीतूस कहता है मेरा हाथ पकड़ी रखो, जब तक तुम्हें और पावर चाहिए ना मुझे बता देना, ठीक है? तो ड्यूक भी कहता है काल बिल्कुल ठीक कह रहा है। और तब तो ड्यूक बेचारा बड़ा इमोशनल हो गया था। वो कहता है मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, मेरी छोटी सी बेटी उसके भी बच्चे हो रहे हैं, लेकिन मुझे तो सच में बहुत ज्यादा टेंशन थी तुम्हारी, तुम्हें पता है मैं कितना फिक्रमंद था। तो हमारून कहती है डैड। लेकिन तभी वहां पर एडल खड़ा हुआ था। वो कहता है स्टार। हमारून कहती है हाँ क्या हुआ? वो कहता है थैंक यू सो मच, मेरी वजह से तुमने इतना सफर किया। लेकिन उसके सामने एक गोल्डन एग पड़ा हुआ था। वो कहता है ये एग तो बहुत ज्यादा छोटा है मेरे लिए, अगर मैंने इसको एक्सीडेंटली ब्रेक कर दिया और हमारी बेटी वो हर्ट हो गई तो। लेकिन तभी हेडमेड कहती है योर मैजेस्टी फिर भी आपको खुद इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि असल में शेप शिफ्टर उनका एग बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है, लेकिन वो अंदर से इसको तोड़ नहीं सकते क्योंकि अंदर से जितना नाजुक है ना बाहर से उतना ही सख्त है। इसी वजह से उनको प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए अपने पेरेंट्स में से किसी एक की हेल्प चाहिए। लेकिन अगर आप इनकी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। हमारा लोग कहता है लेकिन अगर मैंने कुछ जरा पावर डाल दी तो फिर अगर ये टूट गया तो हेडमेड कहती है अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो फिर मैं इसको हर मैजेस्टी को दे देती हूँ जो कि आपकी जगह पावर इन्फ्यूज कर सकती हैं। तो अटल कहता है नहीं नहीं बेटी को देने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो पहले बहुत ज्यादा थकी हुई है। लेकिन तब वो कहता है ठीक है मैं ये कर सकता हूँ और गहरी सांस लेता है और तभी अपनी थोड़ी सी पावर उसके अंदर इन्फ्यूज कर रहा था। वो सोचता है केयरफुल रहना होगा, मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगानी होगी, बस इतना कि मेरी बेटी ठीक रहे। लेकिन तभी वहां पर वो पावर वो कंप्लीट हो गई थी और तब वहां से रोशनी निकलती है। तो कालीतूस कहता है क्या ये ठीक कर रहा है? तो हमारी बेटी कहती है भाई ऐसा मत करना।
तो हमारी बेटी कहती है बस कर दे, अब तो उसको चढ़ाना बंद कर दे, वो उसकी भी बेटी है, उसको पता है। लेकिन तभी वहां से उनको अंडे के क्रैक होने की आवाज आ रही थी, तो बेटी वहां पर देखती है, लेकिन तब वो अंडा सच में क्रैक हो रहा था। तो ड्यूक और कालीतूस बड़े परेशान थे, लेकिन तब एटल वो तो उस अंडे को ही देखी जा रहा था, और तभी वो अंडा पूरा टूटता है और उसके अंदर से एक छोटी सी ड्रैगन बाहर आती है। वो कहती है ब्यू, लेकिन तभी हेडमेट कहती है अच्छा हुआ, ऐसा लगता है कि ये ड्रैगन बिल्कुल हेल्दी है, आपने बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेचुलेशन, आपकी बेटी बहुत हेल्दी और पावरफुल है। तो एटल तो बिल्कुल थक गया था, वो कहता है सच में मुझे लगा था कि मैं इसको कुछ नुकसान न पहुंचा दूं। लेकिन तभी हेडमेट कहती है अब आप इनको एक ब्लैंकेट में लपेटे और इनको हर मेजेस्टी के पास लेकर जाएं। तो एटल ऐसा ही करता है, वो कहता है ठीक है, मुझे केयरफुल रहना होगा। और तब वो तो आराम आराम से चल रहा था अपनी बेटी को लेकर, लेकिन उसकी बेटी तो स्माइल कर रही थी। तो तब हेडमेट सोचती है ऐसा लगता है ये तो अगले साल तक वहां पे पहुंचेंगे जितने आराम से ये चल रहे हैं। लेकिन तभी उसकी बेटी अपनी आंखें खोलती है और जैसे वो अपने डैड को देखती है ना, तो तभी वो अपने डैड के चेहरे के पास आती है और उसके चेहरे पे किस करती है। लेकिन तभी एटल, वो तो ब्लश कर रहा था, वो कहता है वाओ ये कितनी क्यूट है, इसको देखो सही, मेरी बेटी कितनी प्यारी है। तो हमारे उन सोचती है ये तो बिल्कुल मुझे डैड की तरह लग रहा है, जैसे डैड मुझे प्यार करते हैं ना, बिल्कुल ये भी हमारी बेटी को प्यार कर रहा है। लेकिन तभी हमारा हीरो कहता है मुझे माफ करना स्टार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकता। हमारे उन कहती है कोई बात नहीं, आराम से आओ। लेकिन तभी कालीतूस कहता है अब अंकल की बारी है, मैं उसको उठाना चाहता हूँ। तो ड्यूक कहता है क्या बात कर रहे हो, पहले ग्रैंडपा आते हैं, मैं उसको उठाऊंगा। लेकिन एटल तो अपनी बेटी किसी को देने के लिए तैयार ही नहीं था, वो सोचता है मैं सच में बहुत ही जरा खुश हूँ। और फाइनली आखिरकार वो हमारी बेटी के पास आ ही गया था उसको अपनी बेटी देने के लिए। लेकिन हमारी बेटी कहती है ये कितनी छोटी और प्यारी है ना। तो एडल कहता है क्योंकि ये अपनी मोम पे गई है ना, मेरी स्टार पर। तो हमारी बेटी कहती है लेकिन ये तो एक ड्रैगन है, स्क्विरल नहीं है। वो कहता है लेकिन इसकी गोल्डन आईज वो तो बिल्कुल स्टार की तरह जगमगाती हैं। तो हमारी कहती है गोल्डन आईज बिल्कुल ये तुम्हारी तरह है, लेकिन फिर भी मुझे पता चल गया कि मुझे हमारी बेटी का नाम क्या रखना है। वो कहता है अच्छा क्या नाम रखना है। तो हमारे कहती है एरिया डेक्स एक्सटम, क्योंकि इसका मतलब है गोल्डन ड्रैगन। तो क्या तुम्हें अपना नाम पसंद आया मेरी प्यारी बच्ची आर्या। तो तब कालीतूस और ड्यूक भी कहते हैं आर्या ये नाम तो उस पर बिल्कुल सूट कर रहा है। तो हमारा अडल भी कहता है बिल्कुल ये नाम और इसका मतलब दोनों वंडरफुल है। हमारे कहती है ना मुझे लगा ही था, तो अब से मेरी बेटी का नाम होगा आर्या। और वो लोग बड़े खुश थे। तो हमारी कहती है वेलकम टू दिस वर्ल्ड, हमारी प्यारी बेटी। और उन्होंने अपनी बेटी को पकड़ा हुआ था जो कि ड्रैगन थी, लेकिन तब वो स्माइल कर रही थी और वो थी गोल्डन ड्रैगन जो कि बड़ी क्यूट सी थी। और तब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखा जाता है। तब कोई हमें बताता है कि आपको पता है कि शेप शिफ्टर उनके बारे में क्या लीजेंड्स है। हमने तो सुना था कि एस्लान ऑफ द नॉर्थ वहां पे वीक कभी सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन एस्टम किंगडम वहां का एम्पायर उसका मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ पर तो हर कोई खुशहाल है, क्योंकि जब भी कोई भी ड्यूक का नाम सुनता था ना तो वो तो काम जाता था। लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद ही सारी की सारी स्टोरी वो बदल गई, क्योंकि मैं हूँ स्नोस्टॉर्म स्क्विरल और मैंने तो किंग के ऊपर वार भी किया था ड्यूक के बेटे की बात मानकर, और कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। लेकिन तभी उसकी तरफ कोई बढ़ता है, वो कहता है तुम। और वो थी आर्या जो कि बड़ी हो चुकी थी। वो कहती है क्या तुमने आज की अपनी एक्सरसाइज खत्म की जैसे मैंने तुम्हें बताया था। लेकिन तब उसको पोक करते हुए कहती है तुम तो आजकल बड़ा खाई जा रहे हो, तुम तो मोटे हो जाओगे। लेकिन उस स्क्विरल को बड़ा गुस्सा था, वो सोचता है ये छोटी बच्ची मेरी तरफ रूड हो रही है। तो आर्या कहती है अगर तुमने अपनी एक्सरसाइज खत्म नहीं की ना तो फिर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो तब वो स्क्विरल तो बड़ा डर गया था, वो सोचता है ये तो बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं कर रही, ये सच में अपनी बात पूरी करेगी, सच में इसको मुझ पर तरस नहीं आता। लेकिन तभी वहां पर कोई कहता है सिस्टर। तो आर्या वहां पर देखती है तो वहां पर एक और बच्चा भागता हुआ आ रहा था। वो कहता है सिस्टर रिया, और वो बच्चा उसके बाल बेटी की तरह थे, उसकी आंखें ड्यूक की तरह थी, और वो था सेकंड प्रिंस लियोनिस एस्टम। और तब वो जल्दी से भागता हुआ अपनी बहन के पास आता है। तो उसकी बहन कहती है लियोनिस मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ पे भाग के मत आया करो। वो कहता है जी जी आपने कहा था पहले इसमें ना भागा करूं। लेकिन तब उसकी बहन उसका पसीना साफ कर रही थी। वो कहती है बस कर दो, तुम भाग के क्यों आए हो। वो कहता है मेरी बात तो सुने ना, आज मैं ग्रैंडपा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तो उसकी बहन कहती है सच में लगता है कि तुम्हें बड़ी टेंशन चाहिए होगी, देखो सही तुमने तो पसीना भी साफ नहीं किया और यहाँ पे भाग आए। वो कहता है लेकिन सिस्टर आपने तो पसीना साफ कर दिया है ना। वो कहती है अगली बात खुद से करना।
लेकिन तब वो कहता है आखिर आप इतना कोल्ड फेस कैसे बना सकती हैं? आपको देखकर तो मुझे लगता है डैड मुझे डांट रहे हैं। तो हमारन कहती है ऑफ कोर्स मैं फादर की तरह दिखती हूँ ना, इसी वजह से, और इसी वजह से तो मॉम हम तीनों में से मुझे ज्यादा पसंद करती हैं। तो वो कहता है कि यार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मॉम ने कहा था वो हम तीनों से इकट्ठा प्यार करती हैं। लेकिन तब वो कहती है सच में? वो अक्सर ये कहती रहती हैं, लेकिन तुम्हें ये बात पता नहीं है, क्योंकि मॉम और डैड उनकी जब से शादी हुई है ना, पूरे एम्पायर में ये बात फैल गई थी कि अगर मॉम ना होती तो डैड मर चुके होते। लेकिन सच ये है कि असल में हमारी मॉम भी डैड के साथ उतनी ऑब्सेस है, क्योंकि जब से मैं छोटी थी ना तो डैड के हाथ में थोड़ी सी भी चोट लग जाती थी तो मॉम कहती थी क्या मैं इसके ऊपर ब्लो करूं। लेकिन बाद में जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो डैड को थोड़ा सा भी बुखार होता था, लेकिन हमारी मॉम तो बड़ी परेशान हो जाती थी। और इसीलिए मुझे पता है कि मॉम तो डैड के लिए बिल्कुल पागल है, और वैसे भी मैं डैड की तरह दिखती हूँ ना, तो इसी वजह से मॉम मुझे ज्यादा पसंद करती है। तो लियोनिक्स कहता है बिल्कुल नहीं सिस्टर, मेरी बात सुने, अगर आपको पता ना हो ना तो मेरे पास लाइन की पावर है, और मॉम मुझे पसंद करती है क्योंकि ग्रैंडपा ने भी मेरी तारीफ की थी। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है, वो कहता है बिल्कुल ठीक, तुमने बहुत ज्यादा इंप्रेसिव काम किया आज, और वो था ड्यूक जो थोड़ा सा बूढ़ा हो गया था। लेकिन तब लियोन तो बड़ा खुश था, वो कहता है ग्रैंडपा देखा मैं आपकी बात कर रहा था। तो ड्यूक कहता है सच में मेरा बच्चा, आज तो ट्रेनिंग में बड़ा अच्छा काम किया तुमने, लेकिन क्या तुम फिर से भागते हुए आए हो? लेकिन तब वो कहता है रिया मैंने सुना था कि तुम्हारी स्टडीज अच्छी जा रही हैं, क्या तुम मेहनत कर रही हो? वो कहती है जी जी बिल्कुल, क्योंकि फ्यूचर क्राउन प्रिंसेस के तौर पर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ड्यूक उसके सर पे हाथ रखता है, वो कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम्हें हर चीज में फर्स्ट आना चाहिए। वो कहती है बिल्कुल, मैं एक ड्रैगन हूँ और मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती, आपको पता है ना। तो ड्यूक कहता है फिर भी मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें कभी बीमार नहीं पड़ना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। वो कहती है जी ग्रैंडपा। तो लियोन कहता है ग्रैंडपा मेरे बारे में क्या, मैंने भी तो डची का सक्सेसर बनने की ट्रेनिंग ली है, मेरी भी तारीफ करे ना। वो कहता है ठीक है, लेकिन वो सोचती है क्या ये खिड़की से आवाज कैसी आ रही है? तो तभी खिड़की टूटती है और वहां पे एक छोटा सा बच्चा वो उड़ता हुआ आ रहा था। लेकिन तभी रिया उसको देखती है, वो कहती है क्या ये नीचे गिरने वाला है, और तभी वो बच्चा नीचे गिर भी गया था और उसका बैग पैक बिल्कुल बेटी की तरह था। वो कहती है गिरस। तो गिरस कहता है आउच। वो कहती है तुम ठीक तो हो ना? तो ड्यूक उसको उठाता है, वो कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो गिरस कहता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मेरे बैग को चोट लग गई है। और वो था सबसे छोटा बेटा गिरस एस्टम। तो वो कहता है देखे सही, मैंने मोम के बैग की कॉपी की है, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता ना, तो मैंने डैड की कॉपी करते हुए यहाँ पे पंख भी लगाए थे। तो उसकी बहन कहती है तुमने ये चीज खुद बनाई है? तो गिरम कहता है बिल्कुल, ये एक मास्टरपीस है, क्योंकि इसको जीनियस स्क्विरल ने बनाया है अपने पूरे दिल से, और ये तो बहुत बड़ा हिट होने वाला है क्योंकि मैं इसको मार्केट में बेचूंगा। लेकिन तभी वहां पर कोई आता है, वो कहता है गिरस मुझे लगता है तुम गिर गए थे, लेकिन क्या तुम ठीक हो? और वो था कालीदूस जिसके बाल लंबे हो गए थे और वो बड़ा ही हैंडसम हो गया था। तो तब गिरम कहता है जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कालीदूस कहता है अच्छा मुझे देखने दो, और तभी उसके गाल पे किस करता है। तो गिरम कहता है क्या आखिर आपने ये क्यों किया अंकल काल, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और प्लीज मेरे तरफ ओवर प्रोटेक्टिव ना बने। तो काल कहता है मैंने तुम्हें अपनी पावर दी है क्योंकि तुम्हारे पास भी बैटरी की तरह स्टोरेज की पावर है। तो लियोनिक्स भी कहता है मेरे साथ भी लाइन की पावर शेयर करे ना, मेरे पास भी मॉम की पावर है। तो रिया कहती है लियो बस कर दो टेंट्रम पेश करना। लेकिन तभी गिरम वहां पर देखते हैं तो वहां पर दो लोग आ रहे थे। तो बेटी कहती है मैंने तो बहुत जरा आवाज सुनी थी यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर आई हूँ, तो आखिर ये क्या हुआ है? और वहां पे हमारे एम्पर और एम्प्रेस थी, हमारी बेटी और एटल, जो कि बड़े ही जरा प्यारे लग रहे थे। तो तब वो तीनों बच्चे कहते हैं मोम डैड, और तीनों बड़े खुश थे, वो तीनों उनके पास आए थे। तो रिया कहती है ये सारी की सारी गिरस की गलती है। तो लियो कहता है नहीं नहीं, लियो तो यहाँ पे खामोशी से खड़ा था। तो गिरस कहता है सिस्टर रिया ब्रदर लियो मेरी बात तो सुन ले, ये सारा कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, मैं तो एक्सपेरिमेंट करा था। तो प्रिंसेस कहती है नहीं नहीं बिल्कुल भी सच नहीं है, आखिर खिड़की क्यों टूट गई अगर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? तो लियो कहता है सीरस तो खिड़की से नीचे कूद गया था और वो तो वहां पे धर्म से गिरा था। तो गिरस कहता है मैंने लैंड किया था ब्रदर। तो हमारी प्रिंसेस भी कहती है आखिर तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, मेरी बात सुनो, लड़ना बंद कर दो। लेकिन तभी हमारी बेटी कहती है एक मिनट रुको। तो वो सारे कहते हैं जी मोम। तो हमारी बेटी कहती है तुम लोग एक एक करके बात क्यों नहीं करते? तो अटल कहता है ये अच्छा रहेगा। लेकिन तभी वो तीनों कहते हैं अच्छा एक एक करके, लेकिन तीनों ने हाथ खड़ा कर दिया था। वो कहते हैं हम पहले बात करेंगे। तो प्रिंसेस कहती है मैं करूंगी। तो गिरस कहता है मैं करूंगा पहले बात। लेकिन स्क्विरल उसके तो सर में दर्द हो रहा था, वो सोचता है मेरे कान दर्द कर रहे हैं। लेकिन तभी वो सारे कहते हैं स्नो स्टॉर्म। तो तब वहां पर देखते हैं तो सारी की सारी फैमिली बेटी एटल वो तीनों बच्चे उसकी तरफ देख रहे थे। तो प्रिंसेस आर्या कहती है तुम डिसाइड करो कि हम में से कौन पहले बात करेगा। तो वो सोचता है कि यार ठीक है, ये लोग मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते।
तो वो जल्दी से उन तीनों के पास आ रहा था। वो सोचता है एस्टम एम्पायर ये तो अपने सक्सेसर चूज कर भी चुका है, क्योंकि पहली है प्रिंसेस ओरिया जो के एम्पायर की प्रिंसेस बनेगी और फ्यूचर एम्प्रेस, और उसने प्रिंसेस को चूज किया था। लेकिन दूसरे नंबर पे है लियोनिक्स जो कि डची संभालेगा, और तीसरे नंबर पे है सीरस जो कि सबसे छोटा बेटा है और ये आगे जाके गोल्डन एकोन को संभालेगा। लेकिन इन तीन बच्चों की वजह से फ्यूचर में प्रोस्पेरिटी होने वाली है और फ्यूचर में कोई झगड़ा भी नहीं होगा। और तब वहां पे सारे लोग इकट्ठे थे, ड्यूक भी, कालीतूस भी, बेटी भी, एटल भी और उनके तीनों बच्चे भी, और सब लोग बड़े खुश थे। और उसके बाद वो लोग हंसी खुशी रहने लगे क्योंकि फ्यूचर में बस उनकी हंसी की किलकारियां गूंज रही थी। और बेटी असलान फाइनली एटल के साथ आकर अपनी हैप्पी लाइफ जी रही थी। और इसी के साथ फाइनल में हमें उनका पोर्ट्रेट दिखा जाता है जो कि बहुत ज्यादा औसम था। वहां पे उनकी पूरी फैमिली थी। और इसी के साथ साइड स्टोरीज वो भी यहीं पर खत्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था, और तीनों बच्चों में से आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगा? मुझे तो गिरस लगा था, सबसे छोटा बेटा, कितना क्यूट है ना वो। तो आप लोग बताइएगा कि पूरी कहानी में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था। और मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड बाय बाय, टेक केयर।